हफ्ते के आखिरी दिन धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ते हुए बाजार और आखिरी 1.5 घंटे में क्या हम ये मजबूती बरकरार रख पाएंगे या फिर आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली। वीकेंड है, खबरों का इंतजार है, अच्छी हो या बुरी हो। बाजार कैसे बंद होंगे, कैसे करें आप, अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा फोकस अगले 1.5 घंटे में। इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से थोड़ी वॉलेटिलिटी है बाजार में, पर अच्छी खबर यह है कि तनाव फिर से थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है और बाजार उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? दीपा, धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं बाजार और दिन की ऊंचाइयों पर 17,350 के ऊपर है निफ्टी इस वक्त, और बैंक निफ्टी भी 37,800 के आसपास 250 पॉइंट की मजबूती दिखाता हुआ इस वक्त निचले स्तरों से 500 अंकों की रिकवरी आपको दिखेगी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करीबन 125 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से। मजबूती आ रही है मेटल से, बैंक से, एनबीएफसी से, ये तीनों सेक्टर हैं मजबूत। वहीं रियल एस्टेट, फार्मा, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी शेयर थोड़े बहुत दबाव में आपको इस वक्त दिखेंगे। मजबूती आ रही है बाहर के बाजारों से। अच्छी खबरों के दम पर डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, और यूरोप के बाजारों में भी लगभग 0.5% की जो तेजी बनी हुई है, ये बाजार के काम आती हुई दिख रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बाजार भी मजबूत है। इनफैक्ट डेज हाई पर आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सुबह का थोड़ा सुस्त एक्शन था, आपने कहा भी था, ये सुस्ती का फायदा उठाइए, थोड़ा बाजार ऊपर मूव दिखा सकते हैं। इस समय डेज हाई पर आए। मुझे याद नहीं आता दीप, पिछली बार कब मैंने कहा था कि जाऊं, लंबा समय हो गया सर, लंबा समय और वो भी इस तरह के माहौल में भगवान ने कहाँ से हिम्मत आई थी। करेक्ट कि 70 पॉइंट नीचे खुले और वहां पर तुरंत खरीद लीजिए। तो अच्छा है अगर ले पाए कोई, और न सिर्फ उस समय बल्कि पूरे टाइम आपको मौका दिया, मौका बढ़िया दिया। और जो हमारा इरादा था कि 17,225 17,250 अच्छी रेंज है, एग्जैक्टली 17,219 का लो बनाया हमने। बिल्कुल। बैंक निफ्टी पे भी 37,325 है, और आज का याद है दीप, स्टॉप लॉस जो है आज का बैंक निफ्टी पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमने 37,300 का दिया था। देख लीजिए वहीं पे स्टॉप लॉस, वहीं पर वहीं से घुमा 37,300 का, 37,304 का लो। ट्रिगर नहीं हुआ होगा, अगर लेवल्स लगाए ठीक से नहीं हुआ होगा, और क्लोजिंग 37,500, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल थे। और इंट्राडे स्टॉप लॉस निफ्टी का भी 17,200 का था, आप देख लीजिए 17,219 से, तो बिल्कुल परफेक्ट है बाजार। रेंज बाउंड ट्रेड एकदम बढ़िया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस रेंज के बाहर, रेंज के बाहर से मतलब क्या, पहले तो ये समझ लें जी। एकदम छोटा मतलब ये कि अगर 17,300 के नीचे से हम बंद होते हैं तो रेंज से थोड़ा नीचे बंद होंगे, 17,400 के ऊपर होते हैं बंद तो रेंज से थोड़ा बढ़, ये बिल्कुल छोटा वाला है। बिल्कुल छोटा वाला है। ओके, तो क्या आज इसके किसी एक तरफ क्लोजिंग मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या बाजार की आज की जो धीमे धीमे मजबूती बन रही है उस पर भरोसा किया जाए। अब 2 पॉइंट है। एक चीज ये कि अगर 17,400 के ऊपर बंद भी होते हैं तब भी आपके लिए खतरे खत्म नहीं हुए, क्योंकि अल्टीमेटली खतरे आपके खत्म तब होंगे जब 17,600 के ऊपर बंद हो। 17,300 के नीचे बंद होते तब भी ऐसा नहीं कि आप बहुत परेशान हैरान हो जाए कि सब लुट गया। 17,100 के नीचे ही खतरा बढ़ता है। तो 17,100 17,600 बड़ी रेंज आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से बन रही है। आज के लिए 17,300 17,400 है पहली चीज। ये 1.5 घंटे का आगे का एक्शन। अब आइए, क्या कुछ हम और ख़राब या और अच्छा होते हुए देख सकते हैं, उसका सवाल, उस सवाल का जवाब है हाँ। परसों अच्छी खबरों का दिन था, कल खराब खबरों का दिन था, आज अच्छी खबरों का दिन है। कल परसों क्या होगा सोमवार का पता नहीं। सो वैसे जो हम एक कॉमन सेंस के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि सिचुएशन बिगड़नी नहीं चाहिए, करेक्ट। लड़ना होता तो लड़ लेते, शायद नहीं लड़ेंगे। वैसे संकेत आ भी रहे हैं, रूस अमेरिका बात करना चाहता है, वापस से क्रीमिया से हटने की खबरें जो आई है वो भी कंफर्म हुई है। तो अब तक ठीक है, लेकिन न आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि अच्छी खबरें आ रही है और सब कुछ ठीक है, न आपको बहुत परेशान होना है कि बहुत खराब खबरें आ जाएगी तो क्या होगा। एक चीज और समझ लीजिए, अब खराब खबरों पर भी रिएक्शन लिमिटेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से अंडरलाइन करके बोल्ड करके सुनना चाहिए। अब खराब खबरों पर रिएक्शन भी कम होगा। रिएक्शन अब होगा बड़ा तो सिर्फ एक ही खबर पर कि वाकई में युद्ध लड़ रहे, बम फूट जाए तो मिसाइल डाल दे। ये ध्यान रखें, क्योंकि जिस लेवल का तनाव हो चुका है उस लेवल का तनाव हम झेल चुके हैं। अब इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो निफ्टी आपका 50 पॉइंट से 75 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिरेगा, जो 200 से 250 पॉइंट गिरा था, है ना। पहली थप्पड़ लगती तो मार ज्यादा लगती, तीसरी चौथी में उतनी लगती, तीसरी चौथी में जो मार रहा है उसके भी हाथ पे लगती है। 100% एक्सपीरियंस किया। हाँ, दूसरा इसी तरह से तनाव कम होने की खबरों में भी अब आप जरूरत से ज्यादा तब बढ़ेंगे जब बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि अब नहीं लड़ा। अब छोटी छोटी चीज, ये आगे ये पीछे हट गया, इसने ये बोल दिया, उससे 50-75 पॉइंट से ज्यादा, तो अब किसी भी फ्लैश पर आपको 50-75 पॉइंट से ज्यादा की रिएक्शन नहीं आएगा, ये निश्चिंत रहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को संभाल सकें। क्या होता है, कोई फ्लैश आता है एकदम डर लगता है, फिर अगर आपकी पोजीशन उसकी विपरीत है तो आप
खत्म करो, ये हो जाएगा। Correct. अब नहीं होगा, भरोसा रखिए। भरोसा रखिए। ठीक है सर, ये अच्छी बात कर दी आपने। जितना कोई खबर घिस घिस के आएगा उतना उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। तो ये हमारे बचे हुए 1.5 घंटे के लिए अगर किसी तरह की कोई खबर अच्छी या खराब आ जाए, चिंता नहीं। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। नहीं, वॉलेटिलिटी ना वो हो सकती है, रेंज कम हो सकती है। रेंज कम हो जाएगी, उसमें वॉलेटिल होने का मतलब है ऊपर नीचे ऊपर आप 50 पॉइंट में भी तो ऊपर नीचे बार बार हो सकते हैं। रेंज छोटी हो सकती है, लेकिन उस रेंज में वॉलेटाइल रह सकते हैं। इसलिए शांति से अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करें, बेहतर है। चलिए, तो एक अच्छी बात है कि बड़े मूव्स नहीं आएंगे, बट छोटे मोटे मूव्स अभी भी आ सकते हैं बाजार में। चलिए, थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा भी समझेंगे, स्ट्रैटेजी भी ले लेंगे, हमारे गेस्ट भी जुड़ने के लिए तैयार। तो आइए, उससे पहले कुछ अहम इवेंट्स ये जान लेते हैं कुशल के साथ, और साथ ही वरुण बताएंगे हमें खबरों वाले शेयर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस से HPPL और आर सिस्टम्स इंटरनेशनल के नंबर्स आएंगे। साथ ही एस्कॉर्ट्स की जो बोर्ड बैठक है आज, यहाँ पर कुबोटा को प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट करने पर ये बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो QIP 14 तारीख को खुला था इनका बिडिंग के लिए, उसके इशू प्राइस को लेकर फाइनल डिसाइड करने के लिए आज बोर्ड बैठक यहाँ पर भी होती हुई दिखेगी। शनिवार कल के दिन में KPR मिल्स से यहाँ पर बाईबैक के लिए इनकी रिकॉर्ड डेट है। कल के सत्र में 805 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहां पर बायबैक का प्राइस अनाउंस किया गया था। साथ ही FDC इसके भी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 475 रुपये, ये भी बायबैक का प्राइस रखा गया था। साथ ही कल्पतरु पावर यहां पर बोर्ड मीटिंग है, रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था उसको कंसिडर करते हुए दिखेंगे। साथ ही PM मोदी इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट का उद्घाटन भी करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और सोमवार के दिन काफ़ी सारी कंपनियां एक्स डिविडेंड ट्रेड करती हुई नजर आएंगी, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जहां पर स्पेशल डिविडेंड 12 रुपये का दिया गया था और इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये का यहाँ पर दिया था। कोल इंडिया 5 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया था, ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी इंटरिम डिविडेंड दिया गया था 7 रुपये का। कमिंस इंडिया भी इस कमिंस इंडिया के साथ साथ हीरो मोटोकॉप, इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, ONGC, SJVN और टाइड वाटर पर रखी नजर। इन्होंने भी अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था, जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और ग्लोबली US में छुट्टी का दिन है, प्रेसिडेंट्स डे के ये सेलिब्रेशन की वजह से यहाँ पर US के बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए फैक्टर। तो आज अमेरिकी बाजार खड़े हैं, कब बंद है? सोमवार को। सोमवार को, ओके। तो सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, तो देखेंगे कैसा इंटरेस्टिंग एक्शन आता है। बट आज शाम को तो ऑफ कोर्स सोमवार को छुट्टी है। सोमवार को किस बात की? प्रेसिडेंट्स डे। अच्छा, हमें भी रखना चाहिए सर ऐसा कुछ। ओके, बढ़िया है। तो 3 दिनों का लंबा वीकेंड हो गया। वेरी गुड, ओके। और तो कहीं नहीं ना, खाली वही है हमारे यहाँ अभी तो नहीं है सर। एक फ्राइडे आ रही तारीख छुट्टी को है। नहीं, अभी नेक्स्ट छुट्टी तो 1 तारीख को है। 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 मार्च को। 1 मार्च, ओके सॉरी, मार्च है ना अभी तो। हाँ, 1 मार्च को किस चीज़ की? महाशिवरात्रि, ओके, चलो बढ़िया। ट्यूसडे एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं मिलेगा। अच्छा, एक दिन की छुट्टी लेने आप मुझे आइडिया दे रहे हो? मैं तो अपने लिए बोल रहा। पोल करो, पोल करो करवाते कि दीप जो पिछले 10 दिन छुट्टी मनाकर आए हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि दीप को फिर से छुट्टी पे जाना चाहिए? पहले इस सवाल का जवाब दे। दूसरा, क्या मुझे जाना चाहिए? वो टेक्निकल्स में होता है ना, जो ट्रेंड के साथ है वही पहले तो इसलिए नहीं, चलिए, एक्सटेंडेड वीकेंड है तो जिन लोगों को मना ही लेनी चाहिए। एक आध दिन की छुट्टी में 4 दिन का आपको मिलता है चांस, तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आइए, खबरों वाले शेयर भी जान लेते, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले बार्मर लॉरी, हम आपको जिस तरह से कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बार्मर लॉरी के विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। पहले लॉजिस्टिक्स यूनिट के विनिवेश किया जाएगा और इसके साथ ही सभी 8 यूनिट को अलग अलग विनिवेश किया जाएगा। ये फिलहाल खबर आती हुई दिख रही है। और डीपाम का बार्मर लॉरी के विनिवेश पर खास फोकस बनता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया के लिए अच्छी खबर आ रही है। FY22 में अब तक 57.5 करोड़ टन कोयला सप्लाई किया गया है, लेकिन मार्च में कोयले का उत्पादन कंपनी बढ़ाएगी और कोयले के उत्पादन रोजाना 26 लाख टन बढ़ाने पर फोकस कंपनी कर रही है। तो लगातार बुलिश आउटलुक यहाँ पे कोल इंडिया के लिए आता हुआ दिखा है। NBCC कंपनी ने ऑर्डर दिए हैं करीब 308 करोड़ के। इसके साथ ही महिंद्रा हॉलीडेज पर आप नजर रखिए, जहाँ पे एंड रीच ऑनलाइन सर्विसेज में कंपनी ने 11% हिस्सेदारी बेची है। 29.3 करोड़ में ये पूरी हिस्सेदारी कंपनी बेचेगी। जैक्सन पाल फार्मा, यहाँ पे कंपनी ने सुमिनीज डेवलपर्स के साथ एक करार किया है। एक ड्रग है जो फीमेल ड्रग है, उसके लिए कंपनी ने करार किया है। वो जो कंपनी है वो जैक्सन पाल फार्मा को ये जो ड्रग है वो सप्लाई करती हुई दिखेगी। और इसके साथ ही ब्लॉक डील्स पर नजर करिए, जहाँ पे टेक महिंद्रा 35 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। सेल में भी 14 लाख शेयरों
शेयरों के आज कई सौदे हुए हैं और मदरसन सुमी पर नजर रखें जहां पे 17 लाख शेयरों के कई सौदे आज हुए हैं और इसके चलते ये तीनों स्टॉक्स पर भी आज थोड़ा सा वॉल्यूम एक्शन देखने मिला। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं है बट बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। चित्रा सुब्रमण्यम और जो बाकी एनएसई के पूल टॉप मैनेजमेंट हैं जिनके खिलाफ इनकम टैक्स रेड भी पड़ी थी, उन पर अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो एक तो सीबीआई की तरफ से पूछताछ जारी है, लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं। दूसरा सेबी की तरफ से एक्शन आया है, अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी आ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, ये इस समय आपके सामने बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। उनके साथ ही रवि नारायण साहब, आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो पूर्व एनएसई के टॉप मैनेजमेंट पर इस समय जो रेड चल रही है, पूछताछ चल रही है, उस पर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। आइए फिर बाजार पर करते हैं फोकस, और एक्शन भी भरपूर हो रहा है। काफी सारे स्टॉक्स भी अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं और हमारे गेस्ट का पैनल भी है तैयार। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सिमी जी, विश्वेश चौहान साहब हैं, किरण जाधव जी और सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक्शन में है पूरा बाजार। बिल्कुल तैयार है सारे एक्सपर्ट्स, और आइए मजबूती के साथ जो बाजार बढ़ते हुए दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, उन्हीं पर एक बार फोकस कर लिया जाए। स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन है वो आपके सामने रख लिए जाएं। एफएनओ स्टॉक्स स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स तो बड़े गजब के कमाल करते हुए दिख रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड। मसलन इंडिया सीमेंट जो टॉप गेनर बिना वजह के, ऐसे मैंने सुना नहीं कोई वजह, और वो भी अंबुजा सीमेंट के खराब रिजल्ट के बाद ये अकेला ऊपर, ये क्यों भाग रहा है? तो गजब का भाग रहा है, 4.5% मजबूत है। और किरण जी, कुछ आपसे पूछ के मजबूत हुआ है, चार्ट पर बताकर मजबूत हुआ है, और बढ़ेगा? अनिल जी, बिल्कुल ऐसा कुछ चार्ट्स पे कोई संकेत नहीं है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है। पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और दीप। और देखिए, मुझे लगता है कि 200 और 222 या 220 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिसके बीचों बीच ट्रेड करता नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज एक अपमूव आई है, अगेंस्ट द सेक्टर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पर मेरा मानना है कि कुछ करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। ऊपर से वापस एक बार सप्लाई भी हावी होते नजर आ रहा है अभी। तो फिलहाल कुछ करने की सलाह नहीं है, बट यहाँ से शायद थोड़ा एक्शन आपको वापस आते हुए दिखे। वोल्टास में एक्शन बन रहा है इस समय, 1250 के लेवल्स वोल्टास में आते हुए दिख रहे हैं। जरा इस पर अपनी राय दें विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून। 1250 पर वोल्टास, ये तेजी सस्टेनेबल है या वापस यहाँ पर भी रिवर्सल आ सकता है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वोल्टास ने बहुत अच्छा एक लेवल निकाला है 1240 का, और यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि एक मल्टीपल बॉटम बन चुका है। 1140 थोड़ा नीचे लेवल लगता है, लेकिन 1140 पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो 1240 के 2-3 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मतलब 1235 टाइप का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि अगर मार्केट साथ देता है तो 1320 जाएगा, और अगर मार्केट साथ नहीं भी देता है तो मुझे लगता है 1280 तक तो आना ही चाहिए। तो ये है आपके लिए वोल्टास। वी फॉर वोल्टास, वी फॉर वोडाफोन आइडिया। बंसल जी, इस पर भी डालें नजर, सुबह से ही थोड़ा एक्शन में है। कल भी सेकंड हाफ में थोड़ी कोशिश कर रहा था, आज थोड़ी मूव आई है। ट्रेड के लिहाज से कोई व्यू वोडाफोन आइडिया पर, या जो इसकी रेंज है उसी में अटका रहेगा? दीपांशु, बस नीचे में खास बात यह है कि डाउन साइड कैप्ड है एज ऑफ नाउ 10 रुपए 45 पैसे, 10 रुपीज 45 पैसा एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो कोई बाइंग करना चाहता है तो 10 रुपए 45 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 11 रुपए 15 पैसे, 11 रुपए 20 पैसे के लक्ष्य बैठते हैं, क्योंकि 11 रुपए 25 पैसे, 11 रुपए 30 पैसे स्ट्रॉन्ग हडल है। छोटे से टारगेट ही रखने चाहिए। अगर 11 रुपीज 25 पैसा 30 पैसा की हडल टूटेगी तब कुछ बड़े मूव की आशा है, तो लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। बंसल जी, बार बार जब भी 10-11 रुपए के स्टॉक वोडाफोन की बात आती है, दीप आप ही से सवाल पूछते हैं इस पे, कभी ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा फील होता हो कि मैं मतलब क्यों इतने छोटे स्टॉक का सवाल मुझसे पूछा जाता है, और भी तो एक्सपर्ट हैं? ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहते हैं दीप को, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती हो तो? नहीं, देखिए अनिल जी, इसको अदर में देखिए, काफी रिटेलर, काफी निवेशक ना इसको लेके बैठे हुए हैं। तो अनिल जी, ये जिम्मेदारी वाला प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीप जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझ रहे हैं, है ना, उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं अपने आप को एज्यूम कर रहा हूं मैं सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हूं। ओह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब तक अब मैं तो सोचा था कि थोड़ा बंसल जी दीप के अगेंस्ट हो जाएंगे,
अब बाकी 3-4 एक्सपर्ट हो गए कि इसका मतलब बाकी लोगों को दीप जिम्मेदार नहीं समझते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। कुणाल जी, आपके लिए भी ऐसे ही मान रहे हैं? अनिल जी देखिए, बंसल जी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं अनिल जी, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई अनिल जी। कौन सी वाली? मैं तो बहुत सारी ऐसी जो नहीं निभाई। आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? अनिल जी देखिए, आपका इनिशियल्स हैं AS अनिल सिंघवी जी, मेरे इनिशियल्स हैं KS कुणाल सरावगी जी। लेकिन टी शर्ट पर अनिल जी आपने अपना इनिशियल्स लिखवा लिए। एक ऐसी टी शर्ट KS वाली भी बनवा लेते हैं अनिल जी। अरे पूरा देश जानना चाहता है अनिल जी। अरे मुझे खुद ट्वीट आया तो पता चला जब मैंने नेशन वांट्स टू नो। अरे जब मैंने खरीदी मुझे खुद नहीं पता था इधर एस लिखा है। अच्छा, किधर कुछ जी लिखा हुआ है, किधर पी लिखा हुआ है, सब जगह पूरे पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब यहीं पर एस आया, यही दिख रहा है। ए और एस साथ में, और जो लोकेशन है उस पर सवाल उठे ना। तो देखो, आमतौर पे वो होता है ना कि ये माना जाता है कि इट इज मतलब स्पेसिफिकली बनाई हुई है मेरे नाम की, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आप कॉम्प्लीमेंट तेरे में ले लेता हूँ। वैसे तो ऐसे ही हो गया। जब मैंने खरीदी मैंने भी नहीं देखी थी, मुझे लगा कुछ फूल पत्ती बने हुए होंगे, ले लिए। और बाकी सब जगह देखो, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन चलो सही जगह एस है। तो हाँ, ये मेरी ब्रांड है भाई। अच्छा, इधर साइड में भी है। माय गॉड, अनिल जी अब आप डिनाई कैसे करेंगे? अनिल जी नया एंगल आ गया। ये तो हमारे भाई साहब ऊपर वाला सब देख रहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी बनवाई लीजिए। अनिल जी 4-5 जल्दी से टी शर्ट ऑर्डर कर दीजिए अनिल जी। और साथ में अनिल जी, आपने जो एक शादी पर टी शर्ट पहनी थी जिसमें कॉलर में एम्ब्रॉयडरी थी, जी, वो बंसल जी को पसंद आई है अनिल जी, वो भी बनवा दीजिए। सबको मेरे कपड़े पसंद आ रहे हैं, मैं किसी को नहीं पसंद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सबके लिए आपकी बात पूरा वो थान का थान लेके आएंगे सबके लिए। एक सीरियल आता था मालूम, वागले की दुनिया। हाँ, वागले साहब को पता होगा, उनके सरनेम से था, उसमें ऐसे ही था। वो पूरा एक साथ सारे लाते थे कपड़े। वागले साहब, आपने देखा वो सीरियल उस जमाने में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल वैसा, पूरी फैमिली के लिए एक साथ, पूरी फैमिली। बहुत जोरदार सीरियल, बहुत ही बढ़िया था। अभी उसकी एक शायद सीक्वल भी आई है। अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट, यू आर राइट। अभी वापस उसका नेक्स्ट वर्जन, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन भी आया है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही बढ़िया। अंजन श्रीवास्तव थे जी, सुपर। जो अंजन श्रीवास्तव साहब और भारती आर्चवेकर जी, शायद, जहाँ तक मुझे याद है भारती जी थी बराबर। दोनों लीड रोल में थे, गजब के कलाकार थे। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते हुए तनाव का हमारे ऊपर क्या हो सकता है असर, अलग अलग सेक्टर्स पर, कंपनियों पर, इकोनॉमी पर, इसका पूरा विश्लेषण करके बता रहे हैं आपको कुशल गुप्ता। बढ़ते हुए तनाव का भी होगा और तनाव घटेगा तब भी होगा, तो पूरा असर जान लीजिए। कुशल बताइए। सर, यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, उससे जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं। आप देखिए, सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में जिन भी कंपनियों का रशिया में एक्सपोजर है वहाँ पर फोकस कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें फार्मा कंपनियाँ जिनका स्पेसिफिकली सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़, यहाँ पर FY21 में इनकी जो कुल आय थी उसका 8.3% हिस्सा, यानी करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है वो रशिया से इनके आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही सन फार्मा, यहाँ पर भी करीब 400 करोड़ की आय यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये एक सरप्राइज नाम निकल कर आया था, जहाँ पर मैं इनकी जब एनुअल रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें इन्होंने 2007 में जो रूसी फर्म का एक्विजिशन किया था जिसमें 84% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी थी, अब वहाँ से उस सब्सिडरी से इनफैक्ट कुल मिलाकर रशिया से करीब 650 करोड़ रुपए आते हैं, जो कि इनकी कुल आय का करीब 25% हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यूएस की तरफ से अगर कोई भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं रशिया पर, अगर वो यूक्रेन को इन्वेड करता है, तो डेफिनेटली इन सब कंपनियों पर इम्पैक्ट हो सकता है। यही नहीं, आप देखिए जिस तरह से हम देख रहे थे कि जब भी रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा था, तभी कच्चे तेल में बहुत स्पाइक आ रही थी और नेचुरल गैस की कीमतों में भी काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, ONGC, ऑयल इंडिया, यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। साथ साथ आप देखिए, पेट्रोनेट, LNG, गेल और जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट करते हुए नजर आते हैं नेचुरल गैस को। इनफैक्ट यूरोप और UK वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जिनका भारतीय कंपनियां जिनका बड़ा एक्सपोजर वहाँ से आता है, उन पर भी
काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑन द फोरफ्रंट आप देखिए जितनी भी आईटी कंपनियां हैं जिसमें मैस्टेक हो गया, टाटा एलेक्साई, टीसीएस, इन सभी कंपनियों का 30% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो यूरोप या फिर यूके से आता हुआ दिखता है। ऑटो कंपनियों में बालकृष्ण इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, करीब 50% इनकी आय वहाँ से आती है। और मेटल में टाटा स्टील, जहाँ पर टाटा स्टील यूरोप जो है वो करीब 36% इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर दोनों जोग्राफीज़ में, चाहे आप रशिया का हैं या फिर यूके, इन सभी एरियाज़ में अगर कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट्स होती है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर, इन पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुछ कंपनियां हैं जहां पर इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए आपको रखनी है नज़र किस तरह से इस पर मूव आती हुई दिख सकती है। चलिए, शुक्रिया कुशल ये बताने के लिए। ऑफ कोर्स अभी थोड़ी टेंशन कम हुई है, आशा करते हैं कि यहाँ से टेंशन और नहीं बढ़ेगी, बट ऑफ कोर्स कंपनीज कुछ जो इम्पैक्ट हो सकती हैं उस पर आपको रखनी है नज़र। आइए कुछ और स्टॉक्स पर डालते हैं नज़र जहाँ पर एक्शन आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा बिकवाली की राय है, बेचना है ओएनजीसी के अंदर देखें तो कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था। आज इस स्टॉक ने कल के लोस को निकाल दिया है, एक बेरिश थर्स्टिंग कैंडल बन रही है, नेगेटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बेरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और जो तेजी ओएनजीसी में आनी थी वो फिलहाल के लिए आ चुकी है। अब इसकी नीचे की ट्रैजेक्टरी शुरू होगी, तो मौजूदा स्तरों पर हमारी बिकवाली की राय है यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 168 रुपए पर। 168 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें ओएनजीसी को। पहला टारगेट होगा 161 रुपए 50 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 159 का। तो 159 रुपए के टारगेट के लिए ओएनजीसी में बिकवाली की राय। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी में बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है 159 के फाइनल टारगेट के लिए। तो एकमात्र कुछ स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से होल्ड कर रहे थे, अब ये भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी ऑफ कोर्स कच्चे तेल की मूव का इसको एक बड़ा इंपैक्ट भी आते हुए दिख रहा था। वागले साहब, एक बार जरा मदरसन सुमी के चार्ट पर नजर डालें। मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछने भी वाला था, डेज लो पर है, 5% का कट है सर। डेज लो पे है, एक बात है। सेकेंडली 160 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी इसने ब्रेक किया है। वीकली मेरे हिसाब से पैटर्न बहुत खराब है, कम से कम यहाँ से 10-12 रुपए जाने चाहिए। 146, 148 तक की डाउनसाइड, 142, 144 तक की डाउनसाइड में देख रहा हूँ। तो बिल्कुल बाय करने का ये ना करे, बेचे तो थोड़ा सा बाउंस पे बेचे। 162, 163, 166 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑन द डाउनसाइड 145, 144 तक के 1 से 2 दिनों में मैं मंडे ट्यूसडे को देख रहा हूँ। अगर ये डाउन मूव कंटिन्यू हुई तो मुझे लगता है वो लेवल्स देखने को मिलेगी। इस बीच बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और एक बार फिर से रशिया यूक्रेन। जब हमें लगता है कि थोड़ी राहत है खबर चेंज हो जाती है। रशिया कल कुछ मिलिट्री ड्रिल्स करने वाला है, और मिलिट्री ड्रिल्स करने वाला है ये तो खबर है। पुतिन साहब इस ड्रिल को ओवरसी करेंगे, यानी कि उनकी निगरानी में ये सारी ड्रिल्स की जाएंगी। और ये कोई ऐसी छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, इस ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बड़ी मिसाइल्स होती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। तो एक बार फिर से पुतिन साहब या तो कुछ संदेश भेजना चाह रहे हैं। आज दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में फ़ोन पर बात भी होने वाली है, यूएस और रशिया के। अगले हफ्ते शायद मीटिंग भी हो सके। और अब ये खबर आ रही है सर कि ड्रिल्स होंगी, पुतिन साहब की निगरानी में होगी, और मिसाइल्स का टेस्ट हो सकता है इस ड्रिल में। बराबर है। तो 75 पॉइंट हो गया ना नीचे, आ गया निफ्टी आ गया 17,375, 350 से 17,275। डाउ फ्यूचर्स वहीं का वहीं है 200। हाँ, अभी होल्ड कर रहा है सर। हाँ, कुछ नहीं, ठीक है, ये चलता रहेगा। देखिए ये इन खबरों में 75, 50, 75, 100 पॉइंट का मूवमेंट इधर उधर झटके से आता रहेगा। मतलब देखो, जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए भी मन लगे रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं। मतलब इससे ये भी नहीं मानने का कि हो ही जाएगा, ये सब पोस्चरिंग है। ठीक है। अच्छा, नहीं तो पुतिन साहब भी दिन भर क्या करेंगे मुझे बताओ, उन्हें भी कुछ तो तो देखेंगे ड्रिल और क्या है ना। तो ठीक है, ये ड्रिल वाली खबरें आ रही है, तो ये खबरें आती रहेगी, दोनों तरफ की खबरें ऊपर नीचे की इसी तरह की चलती रहेगी, इसको ध्यान में रखिए। तो ये खबर आई है IFX जो न्यूज एजेंसी है रशिया की, उन्होंने कहा, तो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, ऐसा नहीं कि ये मतलब जो सारी की सारी जो है, खाली एक ही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये कि थोड़ी जो मिसाइल जो बड़ी वाली है, मोटी वाली, बैलिस्टिक, हाँ, तो दूर लंबी दूरी की मार करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं
उनकी भी जांच की जाएगी, ये सब कुछ है। देखिए एनीवे, तो रशिया के बाजार नहीं रिएक्ट कर रहे, अब हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। दिखाओ रशिया, दिखाओ रोज की। हाँ जिसको ऑलमोस्ट फ्लैट है। हाँ। कुछ हो नहीं रहा वहां पर। दिखाओ जरा एक बार रशिया दिखाओ, देख लो। ओ! कुछ नहीं हो रहा भाई साहब ये तो हरे निशान में। देखो अच्छा, और दूसरा कौन दूसरा वाला आधा वो MOEX। हाँ। MOEX MOEX थोड़ा नीचे, आधा परसेंट नीचे, और ये RTS फ्लैट है। RTX तो ऊपर है, और इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स देखिए पूरा अभी तक तो रिएक्ट नहीं किया। 90 पॉइंट, तो मेरे ख्याल से जितना हमारे मार्केट को भी जो रिएक्शन देना था वो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 50-75-100 पॉइंट, बस 101 पॉइंट जितना। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, ना कुछ। ठीक है, चलिए, पर नज़र है, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट खबरें आती रहेंगी हम आपको इसके बारे में बताते भी रहेंगे। फिलहाल ये खबर आई है कि कल मिलिट्री ड्रिल्स होने वाली हैं। आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ले लें सर सेठी। हाँ बिल्कुल, सेठी साहब आज आए तो शो में लाइव भी है, तो एक आध दो दिन थोड़ी बढ़िया शुरू अभी पहले शुरू कर दो, 2:30 के पहले ही, ताकि बाद में हाँ तो कुछ और ले पाए उनसे जल्दी। तो सेठी साहब के लिए गूगल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, बाजार में ये जो वोलेटिलिटी है बिल्कुल चलती रहेगी। हालांकि वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, निफ्टी का दायरा 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे इतना ही हो रहा है, जो वो भी एक्चुअली कुछ ज्यादा हो रहा है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है, रशिया के खुद के बाजार पॉजिटिव है, तो अपना कोई कारण नहीं बनता नेगेटिव होने का। एंड लेट्स होप कि वी आल्सो एंड इन द ग्रीन। अभी 1 घंटा बाकी है। बाकी अनिल जी, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज खरीदारी करने की सलाह। पहला बताओ अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक फार्मा स्टॉक है, एक दमदार क्वालिटी की फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज, जो कि अभी 700 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक अच्छी क्वालिटी की फार्मा कंपनी, और इसको हम ऐसे जानते हैं कि इनका एक प्रोडक्ट है टेओ 60K, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए लगता है। वो मेरा मानना है हम सब ने कभी ना कभी वो लिया होगा, वीकली लेना पड़ता है, और टेओ 60K के सैशे आते हैं। बाकी अनिल जी, ये कंपनी कार्डियोवास्कुलर, न्यूट्रिशन, न्यूरो, गेस्ट्रो, गायनेक, इन सब सेगमेंट में तो काम करती है। और हाल ही में इन्होंने एक मुंबई बेस्ड कंपनी है MJ बायोफार्म जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसके साथ दिसंबर महीने में एक करार किया है इंसुलिन के सेगमेंट के लिए, जो कि एक हाई ग्रोथ एरिया है। और जिस दिन ये खबरें आई थी, स्टॉक में 10% ऊपर गया था स्टॉक, और वापिस अभी वहां से करेक्ट होके ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया, 700 के आसपास। बाकी दिसंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, पैट आया 100 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 90 करोड़ का पैट था। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, एक जीरो डेट कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 32%, और स्टॉक अपने हाइज इसके कुछ 850-60 के लेवल्स के थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। FIS DIS भी अराउंड 22% ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक इन तरह के बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जैसे सेंटिमेंट सुधरेंगे, अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए इसका। 725 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, और 690 का स्टॉप लॉस रखना है। इस लाइफ ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। 690 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट आपके लिए। चलिए, तो ये है एरिस लाइफ साइंस। दूसरी कॉल भी ले लें या पहले स्ट्रैटेजी ले लें? आपकी जो मर्जी हो। सेठी साहब तो हैं, तो आई थिंक कहाँ जाएंगे सेठी साहब? हाँ, पहले स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, 2:30 बज रहे हैं। चलो ठीक है, और क्या है बाद में कुणाल जी कुछ बोले करें उससे पहले ले लो टाइम। सही बात है। हाँ, कुणाल जी से भी डरना पड़ता है। चलिए, तो लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स सर, जैसे आपने कहा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। 180 पॉइंट्स ऊपर, आधे % की तेजी। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % से ज्यादा ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप में भी ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, आधे % ऊपर है। एशिया थोड़ा मिला जुला जरूर रहा था। हांगकांग के बाजार आज स्पेशली कमजोर थे, करीब 2% की गिरावट रही। हमारे बाजार भी थोड़ा रिएक्ट करने के बाद अब संभलते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या करना है इस समय? देखो दीप, सिंपल सी बात ये है, न इसको है ना 17,200 के नीचे जाना है, न 17,400 के ऊपर जाना है। हाँ। ठीक है, और छोटी रेंज करो तो 17,250, 17,350 में टाइम पास करना है जी। ठीक है, जो खबर आई थी अचानक से अभी, उसके चक्कर में गिर गए। उस खबर का जो रिएक्शन हो गया, अब उसको मत पढ़ो, बार बार मत देखो। कल ड्रिल होनी जो हो जाएगी। अब आगे बचे हुए 1 घंटे में ये न्यूज हैवी आवर है। हाँ, करेक्ट सर। सबसे ज्यादा खबरें 2 से 3:30 के बीच में ही आती है। ये उनका प्राइम टाइम है खबर देने का एक तरह से, ठीक है ना।
तो अब किसी भी तरह की कौन सी क्या खबर आएगी मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप उस हिसाब से देखो। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, 17,200 के नीचे खराब है, 17,400 के ऊपर अच्छे हैं। तब तक 17,200 225 के आसपास आए वहाँ खरीदारी करनी है, 350-400 की रेंज में आए तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सिंपल है, फ्रेश नया कुछ भी नहीं करना, शांति से बैठो और इस खबर को भूल जाओ। अब आगे वाली खबर का इंतजार। हाँ, इसका हो गया तो अपना फॉर्मूला सुबह 2 बजे जो था ना वो परफेक्ट है, 75-100 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा रिएक्शन किसी खबर का नहीं आना। खराब खबर आएगी तो भी इतना, अनलेस की कोई बड़ी खराब आ जाए तो मतलब एकदम ही, वो तो एक अलग बात है। ये ड्रिल की निगरानी कर रहे हैं, कोई फायर नहीं कर रहे हैं, नहीं बराबर है, नहीं कोई ये नहीं कह रहे कि हम अटैक करेंगे या इसके लिए तैयारी की है। देखो सब में फर्क है, एक राष्ट्रपति के सामने आप तैयारी करें जी। एक राष्ट्रपति के सामने तैयारी नहीं करेगा, अलग से गोली मार रहे हैं, कुछ बम गिरा रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है करेक्ट बजाय तैयारी करने के। तो उससे खतरनाक खबर आप देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब चलती रहेगी, अपने सिंपल सी चीज़ है। 17,200 225 सपोर्ट है, 17,350 17,400 रेजिस्टेंस है, इस बीच में कुछ नहीं करना। 17,300 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,300 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, 31 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो इसके नीचे आप हैं तो खराब है, इसके ऊपर है तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि 17,300 के कॉल्स पर 40 लाख शेयर हैं, ठीक है, क्लियर है। न आपको 17,200 तोड़ना है, न 17,400 तोड़ना है, अब तक की जो दिख रही है। और अभी तक पिछले 5 दिनों में हमेशा आप क्लोजिंग 17,300 17,400 के बीच में देखते हैं जी। आज देखते क्या होता है। तो अपने लिए 3 बजे तक 17,300 के ऊपर निकल कर टिकना जरूरी है। अगर 3 बजे तक 17,300 के नीचे रहते हैं, 3 बजकर या 3:05 के लिए, तो फिर आपकी क्लोजिंग आज के लिए खराब हो रही है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी है। तब हम देखेंगे 3:20 पे कि क्या कोई शॉर्ट करके या परसों के लिए बना के जाना है। अगर 17,300 के ऊपर आज फिर से बंद हो रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, जैसा है वैसे ही है, फिर मंडे को देखी जाएगी, क्लियर है। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 17,300 है, और जो डेटा दिखा रहे हैं वो अभी तक ये दिखा रहे हैं कि 17,300 हम होल्ड करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। भले हम 35-40 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 17,300 के नीचे, अनलेस कोई खबर आ जाए, वो मुझे नहीं पता भाई। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ सिर्फ डेटा के वजह से। खबर कोई बहुत अच्छी आ जाए तो 17,500 भी हो जाए, बहुत खराब आ जाए तो 17,000 भी हो जाए, वो मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक है ना। मैं सिर्फ डेटा के हिसाब से बताऊँ, डेटा के हिसाब से ऐसा लगता है आप 17,300 के नीचे बंद नहीं होंगे। 17,300 का पुट जो है 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वो इसे होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्लियर है, अंडरस्टूड है सर। अब आइए बैंक निफ्टी 37,500, यही एक लड़ाई झगड़े वाला लेवल है जी। और मुझे लगता है ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम, अच्छा, बल्कि उसके बहुत नजदीक है। 37,575 क्यों? 37,500 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 11 लाख शेयर हैं, तो 37,500 होल्ड करना, उसका टिका रहना जरूरी है। 37,500 के नीचे जाएंगे 3 बजे के पहले तो खराबी के संकेत मिलेंगे, तब आपके लिए 37,300 37,200 और 37,050 तक के लेवल्स आ सकते हैं, संभावना कम है। ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर 37,700 से 37,800 रुकावट की रेंज है। आज का हाई क्या है? आज का हाई भी मेरे ख्याल से लगभग उसी के आसपास होना चाहिए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का माफ़ कीजिएगा, 37,817, जी हाँ। तो ये रुकावट की रेंज है 37,800 के आसपास। तो ब्रॉडली 37,300 37,800 उसी रेंज में ट्रेड करना है, कोई खास उसमें भी डेटा है नहीं, तो रेंज बाउंड ट्रेड ही लग रहा है मुझे, कोई बहुत पैनिक नहीं दिख रहा है। जो खबर खराब आनी थी उसका रिएक्शन हो गया, अब हम जो नई खबर आएंगे उस पर रिएक्शन देंगे। क्लोजिंग बेसिस पे 17,300 अभी तक लग रहा होल्ड होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे 37,500 अभी तक लग रहा होल्ड होना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी, ठीक है। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय के इंपॉर्टेंट लेवल्स, देखते हैं ये होल्ड करते हैं नहीं। पर आइए, कुछ कॉल्स हैं तैयार। पहले हैं विश्वेश जी लाइन में, बिगुल उनके लिए विश्वेश का विशेष। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मोर और लेस मार्केट तो रेंज बाउंड है, और अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखोगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि मोर और लेस 7 करोड़ शेयर कॉल और पुट साइड दोनों हैं, तो इसकी वजह से मार्केट शायद रेंज बाउंड रहे। लेकिन सरप्राइजिंगली कपल ऑफ स्टॉक्स आर ब्रेकिंग डाउन एंड कपल ऑफ स्टॉक्स आर ब्रेकिंग आउट ऑल्सो। तो जिसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है वो है पिरामल एंटरप्राइज, 2175 चल रहा है फ्यूचर में। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी मेजर ब्रेकडाउन, और आज अगर ये 2200 के नीचे बंद दे देता है तो मुझे लगता है स्टॉक्स में
सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आ सकती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है शॉर्ट में, एंड आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉर और नो वॉर द स्टॉक इज शोइंग वेरी बिग साइंस ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2210 का, मतलब 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे पहला टारगेट होगा 2120 का और दूसरा टारगेट रहेगा 2060 का। मुझे लगता है स्टॉक हैज वेरी नाइसली ब्रेकन डाउन ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन टूटा है, तो शायद पिरामल एंटरप्राइज इज अ वेरी गुड शॉर्ट एट अ करंट लेवल। ओके, तो ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। 2210 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। वाकई में ये 2200 रुपये के ऊपर बड़ा होल्ड करा था, ब्रेकडाउन हुआ है, वो तगड़ा वाला पकड़ा है, 2070 तक जा सकता है नीचे। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, आपने मुझे सुबह पूछा था ये शेयर के बारे में, औरोबिंदो फार्मा, इसमें मुझे अभी ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। 660 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, अभी 657 का भाव है, 657, 5750 यहाँ पर बेचे। 666 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड 645 तक आपको आज या मे बी मंडे तक लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। बेसिकली ये वीक स्टॉक है, डाउन साइड दिखती है। ओके, औरोबिंदो फार्मा जब मन करे तब बेचो। ये पता नहीं, आशु जी को बोलना पड़ेगा, आशु जी की लिस्ट में आना चाहिए, अभी तक रडार पे आया नहीं। आशु जी को तो ऐसे चाहिए ना 2-4 सदाबहार शॉट, पेरेनियल शॉट। हाँ, जब भी उनका मन करे क्या खराब क्या बेचो, तो ये आ जाना चाहिए आशु जी के दिमाग में, है ना। तो चलिए अब की बार आशु जी आएंगे तब उनको बोलेंगे कि इसको लिस्ट में रख सकते हो क्या। आइए तब तक सिमी जी तैयार है। हमें पता है कि सिमी जी आधा घंटे तक, 36 मिनट तक पूरे आप चुप रही, गजब। जल्दी से बिगुल। जी सिमी जी। पर दरअसल मेरे भी यहाँ पे एक एसटीबीटी कॉल है। एसटीबीटी चूज के अनिल जी बहुत दिनों के बाद एक स्टॉक जो है लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से जो भी कैंडल छोटे छोटे बनाया था, पूरा सुबह से उसका मतलब रिट्रेस हो चुका है। अभी तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ स्टॉक में ब्रेकडाउन आ रहा है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकडाउन ये छोड़ना नहीं है। औरोबिंदो फार्मा अभी अभी वागले जी ने कवर किया है, बहुत बड़ा सा ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है और इसका मिनिमम टारगेट 643 का हो रहा है। तो मिनिमम 643 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 635 और उसके बाद 620। तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिल रहा है। पूरा दिन एक्चुअली अनिल जी जब निफ्टी पूरा दिन होल्ड कर रहा था, पूरा दिन निफ्टी डे हाई में था, औरोबिंदो फार्मा कल का लो के नीचे पूरा दिन मेंटेन कर रहा था। अभी तो कुछ देर पहले 662 63 के आसपास ढूंढ रहा था, लग रहा था कि शायद रिकवर करेगा, पर जब मार्केट में वापस से फ्रेश वीकनेस आया निफ्टी में, औरोबिंदो फार्मा सबसे पहले टूटा। तो ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत नीचे जा सकता है। ये जो 643.45 का जो मैंने लेवल बताया वो रिसेंट टॉप है, तो वही इसका पहला सपोर्ट है। सपोर्ट के नीचे अगर आज क्लोजिंग हो जाएगा तो मानो इसका जहां से ये आया है ऊपर वहां तक ये चला जाएगा। तो औरोबिंदो फार्मा मेरे तरफ से पहला शॉर्ट कॉल, स्टॉप लॉस लगाएंगे 666। मैंने जो भी लेवल्स दिए सारे कैश का ही है। शॉर्ट कॉल मतलब दूसरा भी है, तीसरा भी है? मैंने जो भी लेवल्स दिए हैं सारे शॉर्ट कॉल, सारे कैश ना ना ना, अरे नहीं सिमी जी, दूसरा भी है। हाँ तो वो बताओ, वो कौन बताएगा फिर? नहीं, दूसरा कॉल मैं दूंगी। हाँ। जब आपके स्ट्रैटेजी के बाद मैंने सुना है आपका स्ट्रैटेजी, हाँ। तो मैं भी एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी है निफ्टी 17,200 का लेवल तोड़ा नहीं है। तो तोड़ा नहीं है मतलब ये अल्टीमेटली जाके 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत फैग एंड रिकवरी रैली दे आप मेरी स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़ो। तब एक बाई कॉल देके छोड़ेंगे। अरे आप मेरी स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़ो, आपका तो जब आ जाए ना चार्ट पे तब कर दिया करो। कोई नहीं मेरे स्ट्रेटजी के भरोसे बैठता है, आप अकेले क्यों इंतजार कर रही हो? अच्छा स्टॉक को देखा है 100 रुपया इधर उधर हो जाता है, तो आपका स्ट्रैटेजी मायने रखता है हम लोगों के लिए। तो आपने स्ट्रैटेजी दिया है मेरे बताने से पहले, आपका पूरा लेवल्स भी टेक्निकली एकदम सपोर्टिव है। 17,200 का लेवल तोड़ना नहीं है, तो 17,200 तोड़ेगा नहीं, और आने वाले नेक्स्ट 15 मिनट में अगर 17,300 के ऊपर जाके मेंटेन करने लगेगा तो 17,400 तक एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। तो तब जाके मैं एक बाई कॉल दे दूं। धन्यवाद आपका, आपने मेरी स्ट्रेटेजी पर भरोसा कर दिया। बाकी तो सारे एक एक्सपर्ट दूसरे को देते हैं, आप मेरे लिए तो स्टॉक का तो ज्यादा होता नहीं है, निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का होता है अनिल जी। हाँ कभी कभी बहुत कम, तो इसलिए आपका धन्यवाद। कभी नहीं अच्छा रोज सिमी जी से, कुणाल जी ने हमको बता दिया कि सिमी जी से कोई जीत नहीं सकता, तो मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा। ओके आइए सेठी साहब तैयार है, सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक।
एरीज लाइफ, ये था पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय थी सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, अब दूसरी पिक बताइए आप। बिल्कुल अनिल जी, उसके पहले एक बात बोलना चाहूंगा अनिल जी, ये जो जिस तरह का बाजार है जहां कुछ करने को नहीं होता है, निफ्टी देखिए पिछले 15 मिनट से 20 पॉइंट नीचे है, वो 20 पॉइंट नीचे ही है, कुछ हिलता ही नहीं है। तो ये जो अपना प्रोग्राम है, जो मस्ती की पाठशाला टाइप का ही प्रोग्राम चल रहा है, वही दर्शकों को देखना चाहिए। और उससे एक तो लाइट रहते हैं, दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं होता, और वैसे भी बाजार में कुछ करने को है नहीं। हाँ, पैसे लगते नहीं है। अभी आजकल क्या है, वो कल ही दीप पूछे थे सुबह सुबह, तो कैसे मतलब कहा, जो बचे वही आपकी कमाई है। हाँ। जो नहीं लगे मार्केट में वही कमाया समझो, कमाने के चक्कर में तो पड़ो ही मत, जो बच गए वो ठीक है। अब 5-5 मिनट में ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एंजॉय करो, वीकेंड सेशन है। बताएं सेठ साहब, आपकी दूसरी पिकअप आज की। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरी पिक है, कैश मार्केट का स्टॉक खरीदारी करने की सलाह, एक एमएनसी स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने बजट के आसपास भी रिकमेंड किया था, वहां से एक अच्छे अपसाइड बने हैं। स्टॉक का नाम है वेसुवियस इंडिया, जो कि अभी 1140 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक एमएनसी कंपनी है जिसकी पेरेंट यूके बेस्ड वेसुवियस ग्रुप है, जो कि इसमें 55.57% स्टेक ओन करती है। ये कंपनी ग्लोबल लीडर है मोल्टेन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग में, मतलब रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाती है, जो कि फाउंड्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, फिर ग्लास और सोलर, इन सब सेगमेंट सेक्टर्स को कैटर करती है। एक जीरो डेट कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स है। और बाकी इसमें एफआईआईज अराउंड 24.36% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है, जो कि 1.54% ओन करता है। और नारायण मूर्ति जी की, जो इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट आर्म है कैटामरन एडवाइजर्स, वो भी अराउंड 1.54% स्टेक इसमें ओन करती है। इस कंपनी के इस तिमाही के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, जो कि गुरुवार को आने वाले हैं 24 तारीख को। मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहने चाहिए इस तिमाही के भी। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 19 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 1180 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1110 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए वेसुविस में खरीदारी करने की राय। 1110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ऊपर में टारगेट आपको लगाना है 1180 का। आइए, एक इंटरेस्टिंग खबर और एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। भारत में फिर से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। बर्ड फ्लू मतलब वो मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में। हाँ, तो कहाँ बढ़ा है, क्यों बढ़ा है और किन शेयरों पर पड़ेगा असर, पूरी डिटेल्स वरुण के पास। वरुण बताइए। तो अनिल जी, कहाँ बढ़ा है ये तो मैं बता देता हूँ आपको कि खासकर बिहार और महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो बिहार में पटना, महाराष्ट्र तो बहुत दूर दूर है, दूर है, लेकिन अनिल जी यहीं बढ़ा है। केसेस ज़्यादा जो है यहीं मिले, और यहीं पे ज़्यादातर जो चिकन्स है वो कहीं ना कहीं उनकी मौतें हुए, और खासकर बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है। पहले जो आंकड़ा आ रहा था वो करीब 700-800 के आसपास था, अब माना जा रहा है कि करीब 8-10 हज़ार के आसपास की किलिंग हुई है। और महाराष्ट्र में भी थाने के आसपास जो है वो बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है, और उसके चलते काफ़ी हद तक जो चिकन्स है उनकी किलिंग हुई है। और होता ये है ना कि जब भी अगर एक जगह पे कहीं पे बर्ड फ्लू होता है तो उसके आजू बाजू के 1 किलोमीटर के आसपास का जो रेडियस का एरिया होता है, वहाँ पे जो एग्स होते हैं और चिकन्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट और भी देखने मिले। लेकिन देखिए, वैसे तो बर्ड फ्लू का जो इम्पैक्ट है हमेशा अगर आप देखेंगे तो सर्दियों के सीजन से ऑलमोस्ट फरवरी तक रहता है, और हमने देखा है कि ये रेगुलरली होता रहता है। लेकिन अब मामला थोड़ा बढ़ गया है और जो किलिंग्स है वो ज़्यादा हो रही है। सर्दियों में ज़्यादा होता है बर्ड फ्लू? हाँ, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसका साइंस मुझे नहीं पता। ओके, ठीक हाँ, है। लेकिन जो होता है वो मुझे पता है। ठीक। और फरवरी तक ये मामला चलता है बेसिकली। अच्छा। और ये होता रहा है, लेकिन इस बार जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मामला थोड़ा बढ़ गया और ज़रा सीरियस हो गया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस पोल्ट्री सेक्टर आपको देखने मिलेगा। अब इसमें भी दो चीज़ होती है, एक या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को इसका फायदा होता है, लेकिन जब ये फैलता है तो जाहिर सी बात है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में भी फैलता है। तो इसका इम्पैक्ट कुछ स्टॉक्स पे जहाँ पे आपको नजर रखनी है, उसमें एक तो है वेंकीज। तो आपके कहने का मतलब कि झोंपड़ी में रहने वाले मुर्गों में और महलों में रहने वाले मुर्गों में फर्क है? नहीं अनिल जी, वो अलग 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 तरीके का ट्रीटमेंट होता है उनमें अनिल जी, उन लोगों में। और फिर वो वैक्सीन का भी रहता है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज में रहते हैं वो इनको जो प्रोटेक्टिव वैक्सीन होते हैं वो इनको लगाई जाती है। इन मुर्गियों को भी वैक्सीन लगती है? हाँ, लगती है अनिल जी, और बर्ड फ्लू से बचाने के लिए। इसके लिए तो आपको आगे की स्टोरी वही है। हाँ। तो बेसिकली जिनके लिए खराब इनिशियली अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो ये जो पैकेज फूड वाले रहते हैं जैसे कि वेंकीज हो गया या गोदरेज एग्रोवर्ट हो गया, इनको कीमतें बढ़ाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वहां से तो आप चिकन लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज प्लेयर को इनिशियली इम्पैक्ट फायदा होता है। लेकिन
कंजम्पशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो हमने अक्सर इसके पहले देखा है कि जब भी ऐसे इशू हुए हैं तो वेंकीज, एसकेएम जैसे एक्स जैसे कि स्टॉक्स है उनकी अच्छी खासी पिटाई होती है। हालांकि रिकवर होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक कंपनी है जिसको फायदा होता है एनर्जी, और वो है हेस्टर बायो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है दरअसल ये प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव मेडिकेशन वैक्सीन जो है इन चिकन्स के लिए वो बनाने का काम करती है। वैसे तो ये वैक्सीन हमेशा लगती है, लेकिन जब भी बर्ड फ्लू जैसी सिचुएशन आती है तो इनका कंजम्पशन जो है इन वैक्सीन का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर सबके सब और लगाने की कोशिश करते हैं इन वैक्सीन को और इसका फायदा मिलता है। और आपने पिछले एनुअल रिपोर्ट भी अगर पढ़ी होगी इस कंपनी की तो उसमें साफ दिया गया है कि बर्ड फ्लू के इंसिडेंट्स के चलते इस कंपनी के ओवरऑल जो पोल्ट्री सेगमेंट है वहाँ पे सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। तो किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव भी है। हेस्टर बायो के लिए पॉजिटिव, बाकी लोगों के लिए तो एक ही के लिए, बाकी सबके लिए तो नेगेटिव है। हेस्टर बायो के लिए पॉजिटिव हेस्टर अनिल जी, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स तक ज्यादा नहीं पहुंचा तो उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि प्राइस बढ़ा सके, क्योंकि फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग खरीदेंगे नहीं। फिर आप जो पैकेज फूड है वही खरीदेंगे। में जाके जो खरीदता है चिकन उसको थोड़ी पता ही ऑर्गेनाइज वाले से आया कहाँ पे, कोई भी ऐसे जाके खरीदता होगा। अनिल जी ब्रांड रहता है ना। अच्छा हाँ, वेंकीज का अलग ब्रांड है, अपना गोदरेज एग्रोवेट का अलग ब्रांड है, तो ब्रांड फिर आप ब्रांडेड पे जाते हो। अच्छा, इसके लिए अच्छा ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर है वो है ना पहले ब्रांडेड पे शिफ्ट होता है, गली में वो कहीं पे वो ऐसे सब्जी मंडी टाइप से नहीं खरीदेगा। हाँ, ऐसा हाँ, तो पहले ब्रांडेड पे शिफ्ट होंगे, लेकिन अगर फिर ज्यादा ही हो गया तो लोग फिर वो ब्रांडेड भी खाना छोड़ देते हैं। फिर इम्पैक्ट आता है आपके वेंकीज और किसी और कंपनी गोदरेज एग्रोवेट पे। ओके, तो अभी तो इनिशियल स्टेज में। बंसल जी जो रिसर्च दी है वरुण ने, ऐसे कैसे उसको एक्सेप्ट कर ली जाए? बिल्कुल अनिल जी, कोई संदेह नहीं है, एकदम बिल्कुल जो जो वरुण ने बोला अनिल जी उसका एक एक तथ्य अनिल जी सही है। और इधर कुणाल जी भी मुझसे इन तथ्यों पे पूछ रहे थे, उन्हें भी मैं बोल रहा था बिल्कुल सही है, तो कोई डाउट नहीं, अनिल जी को संदेह नहीं करना चाहिए। डन। हेस्टर बायो चार्ट्स देखिए जरा इसके। विश्वेश जी एक बार कैश का स्टॉक है, हेस्टर बायो के चार्ट्स पर आप नजर डालिए, ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है इन सब मुसीबतों के बीच में। इनकी वैक्सीन बनने, ओह क्या बात है, 4% ऊपर। बताएं सर। स्टॉक की बात है तो मुझे लगता है कि स्टॉक ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है, और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में मूवमेंट है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा ही करना चाहिए नहीं जी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ से नीचे मिले तो इसको खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल पे मुझे लगता है 189-190 की रेंज में, हर्डल है 195 के आसपास, तो 180 के आसपास मिले तो बेटर बाय रहेगा जी। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल राय हेस्टर बायो पर आती हुई। आइए 2:45 मुलाकात करेंगे वसीम साहब से। स्वागत है वसीम साहब आपका। सर बताएं, एक तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, जरा एक बार व्यू बताएं बाजार पर क्या बन रहा है, आउटलुक दें सर। सर मार्केट तो आपको पता है ये अब रूमर मॉन्गरर्स ऊपर नीचे करते रहेंगे, और अब आपका ये अच्छा पुल बैक आया था, लेकिन सेल ऑफ इज नॉर्मल बिकॉज यू हैव अ वीकेंड, और वीकेंड के ऊपर कोई पोजीशन नहीं रखता। मुझे लगता है सर मोस्ट ऑफ द डैमेज इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। इंडियन मार्केट हैव शोन एक्सट्रीम रेजिलियंस, और कुछ भी पॉजिटिव आ गया या आई थिंक कोई नेगेटिव नहीं आए तो आई थिंक दे कैन बी अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर हेज्ड ऑन द डाउन साइड and market has not broken 17,200 or that rate। वो निफ्टी छोड़िए, स्टॉक्स में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काफी शेयरों में स्ट्रेंथ भी दिख रही है, एंड देयर इज अ टाइप ऑफ अ हेज। सो यहाँ दोनों तरफ की पोजीशन लेके जो रख रहा है वही रहेगा। हम अभी भी बहुत बुलिश है रियल एस्टेट पे, और हमें लगता है वही आउट परफॉर्मर हो सकता है अलॉन्ग विद सेलेक्ट ऑटोज, एंड दिस इज द टाइम टू पुट मनी। कहाँ आपको मिल सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव 6900 रुपए, तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल फॉर लॉट ऑफ स्टॉक्स। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। 2 पिक्स है, 2 पिक्स सुबह दी थी वसीम साहब ने, इंडियन होटल और अशोक लेलैंड, 2 अभी और बताएं सर। हाँ, इंडियन होटल और अशोक लेलैंड बने रही है सर, इससे क्वालिटी स्टॉक मिल नहीं सकता, भाव वही है और वॉलेटिलिटी है तभी प्रीमियम दिया है। तो अब आज लेने को सर मेरा प्रीमियम शेयर जो मेरा फेवरेट है गोदरेज प्रॉपर्टी फिर नीचे आ गया, 1630-40 गया था, जब आपको नीचे कहा था 1560-65 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1525, वापिस 1650 का टारगेट, ये आपको नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को ही दिख जाएगा। और लीजिए महिंद्रा, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्ले ऑन द रिटर्न ऑफ द एसयूवी। 838 से 848 रुपए में लीजिए महिंद्रा, स्टॉप लॉस ऑफ 828, टारगेट ऑफ 890। तो 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है,
एक तो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मजबूत था, आज थोड़ा सा नीचे आया है। नीचे में आपके लिए एंट्री करने का अच्छा मौका 850 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद बसीन साहब, मुलाकात करेंगे सोमवार सुबह आपके साथ फिर से। आइए बढ़ते आगे, और बाजार बिल्कुल वही है, कुछ खास नहीं, 25-30 पॉइंट नीचे जहां हम बात किए थे वहीं के वहीं 17,270-80 के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर है, थोड़े से 250 पॉइंट ऊपर थे, उससे 51 पॉइंट कम हुए हैं। वो हमारे बाजार ने एडजस्ट करने की कोशिश की है, बस इतना ही सब कुछ दिख रहा है इस वक्त अभी आपके लिए। आइए, नितिन जी तैयार है हमारे साथ फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है इस समय। नितिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, दोबारा कनेक्ट करते हैं नितिन जी के साथ और पूछते हैं क्या व्यू है उनका बाजार पर उस बीच एक मोमेंटम वाला स्टॉक जो गिर रहा है उस पर विश्वेश जी की राय लेनी है। विश्वेश जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस वैसे तो रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इसने, बट 2 दिनों से इस पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है, फिलहाल कोई राय इसके चार्ट पर? देखिए दीपांशु, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। अपेरेंटली एक चीज़ जो मुझे लगती है कि 2-3 दिन पहले जब निफ्टी 500 पॉइंट एक ही दिन में चला था, उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे के लेवल से रिकवर हुए थे, तो उसमें से एक LIC हाउसिंग फाइनेंस था। लेकिन इनकी जो सप्लाई है एट हायर लेवल वो कंसिस्टेंट है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आप कंसिस्टेंटली FII का सेल्फ फिगर ही देख रहे हैं, और ये सारे स्टॉक है शायद ओवरसोल्ड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव अ रीजन। लेकिन एक सर्टन लेवल पे पहुंच के जिन्होंने मन बना लिया है मुझे निकलना है, वो आके एग्जिट ही करता है। तो LIC हाउसिंग इज अमॉन्ग दैट स्टॉक। मुझे लगता है 400 के ऊपर ही अगर कुछ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट क्लोज दे तो फिर शायद बड़ा मूव है, या फिर हमको ये 330-340 के रेंज में मिले। मुझे लगता है ब्रॉड रेंज है, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड अनलेस यू आर वेरी वेरी गुड स्विंग ट्रेडर। तो ये है आपके लिए राय इस समय जहाँ तक LIC की बात है। मोमेंटम में नहीं आ रहा है और इनफैक्ट अच्छी गेंस अब ये गिव अप कर रहा है। एक राय सेठी साहब से भी लेनी है, एक और मोमेंटम वाला स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखा रहा है। सेठी साहब, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन वैसे हमने देखा है मिड कैप IT प्रेशर में आया, तो इस पर भी प्रेशर आया, बट जिस तरह से रोज इस पर गिरावट आ रही है, कोई राय? और क्या अट्रैक्टिव लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए, या अभी थोड़ी और वीकनेस एक्सपेक्टेड है? देखिए दीपांशु, वैसे तो फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बट ये जो भी यूरोप में होता है उसका भी असर इस तरह के स्टॉक को देखने को मिलता है, बिकॉज यूरोप में भी इनका बड़ा कारोबार है। बाकी जिन लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है और जिस तरह के परफॉर्मेंस इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा लेवल है एक मीडियम से लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक्वायर करने का। बाकी टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है, तो हो सकता है गिरावट थोड़ी और हो सकती है, बट अगर आपको 5-10% की और गिरावट से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मीडियम से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इन लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है, हालांकि इस समय प्रेशर बन रहा है। आइए नितिन जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, चलते हैं उनके पास। नितिन जी बताएं सर, क्या करना है इस समय बाजार में? ट्रेड इंट्राडे के लिए होगा और नेक्स्ट आधे घंटे के लिए है, और ये हम 17,300 की पुट ऑप्शन लेंगे जो मुझे 219 रुपए में मिल रही है, 218-219 ऐसे मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 175 का, और टारगेट होंगे करीब 250 रुपए के, क्योंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो के बाद अनवाइंडिंग हमें दिख रही है और कुछ हद तक पुट्स में भी अनवाइंडिंग दिख रही है, तो हो सकता है पोजीशंस के अनवाइंडिंग हो नेक्स्ट आधे घंटे में, तो उसको देखते हुए हम पुट ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं 17,300 की। 250 के टारगेट होंगे और 175 का स्टॉप लॉस होगा, और केवल इंट्राडे आज ही स्क्वायर ऑफ कर देना। क्या तो अगले आधे घंटे का ही ट्रेड है, आज ही स्क्वायर ऑफ करके जाएं, 17,300 की पुट खरीदें 219 पर 250। नितिन जी आज ही क्यों खत्म करना, मंडे तक क्यों नहीं? ये प्रीमियम कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 17,300 की जो प्रीमियम है वो 215-16 है, तो ओवरनाइट रिस्क प्रीमियम्स का ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए इंट्राडे के लिए रख रहा हूँ। बात तो सही है आपकी, प्रीमियम ज्यादा है, और इतनी प्रीमियम सोमवार को गल जाएगी प्रीमियम जी, है ना, तो ठीक है। बैंक निफ्टी पे कोई व्यू है नितिन जी अभी, या ना आराम है? जी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट न्यूज फ्लो आने के बाद थोड़ा स्ट्रेंथ लूज हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर है कि अभी हम नेक्स्ट अगर आधे घंटे के लिए कर रहे हैं तो निफ्टी ज्यादा बेहतर है, बट वैसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ लूज हुई है नेक्स्ट आधे घंटे में, और पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 37,300 की तरफ गिर सकता है। अगर इंट्राडे नेक्स्ट आधे घंटे के लिए ट्रेड लेना है तो पुट की साइड ही लेना चाहिए, और टारगेट करीब 37,300 बन सकते हैं बैंक निफ्टी। ओके,
ठीक बात है। ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय नितिन जी की तरफ से। आइए 3 बजने वाले हैं और 17,300 देखते हैं। 3:05 तक 10 मिनट और हैं इनके पास 17,300 के पार निकल के टिकने के लिए, नहीं तो फिर हम नहीं जानते। हाँ सीधी सी बात है, ठीक है। आई थिंक वो जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है लोगों का कि शायद वीकेंड में ठीक रहेगी सिचुएशन, इससे शायद वो कॉन्फिडेंस या मूड थोड़ा वो होगा कि खराब हो ना हो बट ठीक तो नहीं रहेगी। बाकी क्या छोटी मोटी है ना, गोली वोली चलने की खबर आए तो क्या ठीक है, डर नहीं लगता कि ठीक है चले होगी 2-4। अब अभी नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? जब इतनी मेहनत करके आर्मी पहुंची है बॉर्डर पे, 2-4 गोली तो बनता है ना भाई। हाँ लेकिन अगर प्रेसिडेंट खुद ड्रिल का करे तो फिर लोगों को लगता है कि भाई यार प्रेसिडेंट की खुद की आ रही खबर तो फिर क्यों, कुछ तो होगा। हाँ कहीं भाषण दे दे, 2-4 सेंटेंस बोल जाए, राष्ट्र के नाम संदेश कर दे पुतिन साहब वहाँ पे, हो सकता है। तो ये सब क्या है किसी को पता नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। छोड़ो, देखते अपने तो लेवल्स पे नजर रखते हैं। तब तक आइए, हीरो मोटोकॉर्प है फोकस में, बता रहे हैं कुशल गुप्ता क्यों है ये फोकस में। कुशल, क्या हुआ हीरो मोटोकॉर्प में भाई? सर हीरो मोटोकॉर्प में कल ये खबर का डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ पर जो हीरो ब्रांड नेम है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हीरो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, जो कि दूसरी कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प उससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि फैमिली में है बट दोनों कंपनियां एक सेपरेट हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर ये डेवलपमेंट है कि हीरो मोटोकॉर्प के जो लॉयर हैं ये कह रहे हैं कि हीरो इलेक्ट्रिक ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ याचिका वापस ले ली है। अब ये याचिका क्या थी? ये याचिका इसी चीज़ के लिए थी कि हीरो मोटोकॉर्प जो है अपनी ईवी के लिए, जो इन्होंने कहा था कि Q4 FY22 यानी कि इसी तिमाही में लॉन्च करते हुए नजर आएंगे, ऐसा उनका प्लान था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये हीरो का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर इन्होंने याचिका दर्ज की थी हीरो इलेक्ट्रिक ने। अब आप देखिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने दोनों कंपनियों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का भी फॉर्मेशन करने का कह दिया है, और यहाँ पर 3 जो जज है उनकी तरफ से ये आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता हुआ दिखेगा। और ये जो मामला है ये जनवरी 2022 में, यानी कि पिछले महीने ही हीरो इलेक्ट्रिक ने इसको लेकर याचिका दर्ज की थी। इनफैक्ट 2010 के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो हुआ था उसमें जो पूरा का पूरा हीरो ग्रुप है उसमें ये नॉन कम्पीट क्लॉज शामिल किया गया था, जिसके तहत हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो ये क्लॉज के तहत ईवी स्पेस के लिए हीरो नाम का इस्तेमाल करने का सोल राइट है, मतलब इनके पास एकमात्र उस चीज़ का राइट था 2010 के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर अब ये देखना होगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के लॉयर तो ये कह रहे हैं कि याचिका उन्होंने वापस ले ली है, बट ये एक्चुअली सेंटिमेंटली इनके लिए पॉजिटिव है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन की बात कर दी है। तो अब आगे चलकर यहाँ पर ये मैटर जो है अभी भी आगे चलता रहेगा। बट अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के ईवी को लेकर बड़े प्लान्स है। Q4 में यहाँ पर नए ईवी लॉन्च करने की बात है। साथ ही एथर एनर्जी, यहाँ पर ऑलरेडी 35% करीबन इनकी हिस्सेदारी है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के हम आंकड़े भी आते हुए देख रहे थे एथर एनर्जी की तरफ से। और जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है उसमें जो ताइवान की कंपनी है गोगोरो, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ईवी को लेकर ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी आगे है, पर हीरो का जो ब्रांड नेम है उसको ये यूज़ कर पाएंगे या नहीं अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये है आपके लिए राय। तो ब्रांड नेम अभी यूज नहीं कर सकते या जो यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन मिल गया। एग्जैक्टली, जो यूज अभी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया था, हीरो इलेक्ट्रिक की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था, और उन्होंने एक सेपरेट जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसकी फॉर्मेशन की थी। तो अब उसके तहत क्या डिसीजन निकल के आएगा वो हमें देखना होगा। पर हीरो मोटोकॉर्प के लॉयर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जी वापस ले ली है। तो अब इसका अर्जी वापस लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में मामला जा रहा है, तो इसलिए शायद अर्जी वापस लिया, पर फाइनल अभी नहीं हुआ है, बट अभी के लिए राहत है। यस, ओके। हीरो मोटोकॉर्प, सिटी साहब कोई राय रखते हैं इस पर? रिसेंटली ऑटोज में अच्छा बाउंस बैक रहा है, हीरो भी काफी पिटा हुआ था, एटलीस्ट थोड़ा तो बाउंस बैक इसने भी दिखाया। तो दीपांशु देखिए, अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जिस तरह से एग्रेसिवली ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फोरे कर रही है, जैसे अभी कुशल बता भी रहे थे, बैटरी शॉपिंग में भी इनकी जो गोगोरो करके जिस कंपनी में स्टेक लिया है वो भी एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। और मुझे लगता है ये रेस में रहेगी, और जिन लेवल्स पे अभी ये स्टॉक आ गया है यहाँ पे एटलीस्ट सेल तो नहीं करना है, होल्ड करना है जिन्होंने लिया हुआ है, बाकी इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। मेरी राय खरीदारी की इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर राय, जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए कुछ और कैश काउंटर्स पर, जहां पर आपको एक मूव बनती हुई दिख रही है। थर्मैक्स, यहां पर थोड़ा एक्शन बना है,
एक तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल गुड स्टॉक्स में तेजी है, कमिंस, सीमेंस, एल&टी, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहे 2-3 दिनों से। दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात जो कही है उसमें भी इसको शायद थोड़ा फायदा हो सकता है। तो थर्मैक्स थोड़ा एक्शन में आ रहा है। किरण जी जरा चार्ट देखेंगे थर्मैक्स पे, कोई राय सर? थर्मैक्स का चार्ट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। पिछले 5 दिन से लगातार 1800 का एक सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक मुझे लगता है कि 1800 होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स की भी काफी हुए हैं आज, और जिस तरीके से डिमांड देखने को मिल रहा है मैं मानता हूं कि 2040 2080 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप मेरे लिए एक प्लीज बिगुल बजवाइए। ओके बिगुल, किरण का कमाल। आगे ऊपर बताएं सर। दीप एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड्स पे पुट ऑप्शन यानी मंदी करने की सलाह है। जुबिलेंट फूड्स का 3000 का पुट ऑप्शन अभी लगभग 92-94 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 82 का रखना चाहिए और टारगेट 140-150 के देखने को मिल जाने चाहिए। इसके रीजन ये है कि हमने अनवाइंडिंग काफी अच्छे से देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग पोजीशन स्ट्रैप हो चुकी है 3000 पे, और नीचे में अनवाइंडिंग लगभग 2800 2900 ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। परसों 3 दिन पहले जो अपमूव आया था उसमें जो लॉन्ग स्ट्रैप हुए हैं वो अभी अनवाइंड होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि कैश लेवल्स पे आपको ऑन द लोअर साइड 2900 2850 के भी टारगेट्स इस अगले गुरुवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय पूरी की पूरी आती हुई। जुबिलेंट फूड का 3000 रुपये का पुट खरीदने की राय है। ओके, ये लेना है आपको 92 रुपये और 94 रुपये में, और साथ में 82 का स्टॉप लॉस, खाली 10 रुपये का, ज़्यादा नहीं रखना। 141 और 150 के 2 टारगेट 2980 के आसपास ये आपके लिए जुबिलेंट फूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दीप देख लीजिए, समय मिला दीजिए। कुणाल जी समय मिलाइए, दिन के ठीक 3 बजना चाहते हैं। 3:05 के पहले 17,300 के 17,300 पर आ गया है वापस निफ्टी घूम के। अभी 5 मिनट पहले 17,260 पर था। तो आखिरी एक आधे घंटे में 17,300 के ऊपर बंद होने की तैयारी करने की कोशिश है। देखते हैं कामयाब होता है नहीं। थोड़े डाउ फ्यूचर भी वापस सुधरे, 100 पॉइंट ऊपर थे। जी सर बताए। अनिल जी देखिए, फिर वही हुआ अनिल जी जो मैंने पहले आपको कहा है कि अनिल जी देखिए 3:05 से पहले जो आपने कहा वो हो गया। अनिल जी मेरी आपको एक सलाह है, अगर आप माने तो आप अनिल जी अपनी स्ट्रेटेजी का वक्त बदल करके 2:15 कर दें और 2:15 बजे एक लेवल दें अनिल जी 3:05 के लिए। अच्छा ओके अनिल जी, सब धन्य हो जाएंगे अनिल जी। मैं तो उल्टा एक्चुअली और लेट करेंगे, मुझे लगता है जितना क्लोजिंग के नज़दीक दो, क्योंकि 2:30 बजे है ना वो ये गुगली बहुत मारता है। 2:30 बजे के आसपास गुगली मारता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि 2:30 बजे, लेकिन अगर आपने बोला है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। कुणाल जी ने बोला तो सोच समझ के बोला है कुणाल जी ने। देखते हैं 3 बजे एग्जैक्टली 17,300 पर हैं। हम थोड़ी देर देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसके बाद आगे तय करेंगे बाजार की दिशा दशा इस वक्त होती हुई। चलो ओवरऑल ठीक है, मामला इस वक्त चलता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और ये ओके, बढ़ते आगे और तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए सोने और चांदी में लगातार ये तीसरा हफ्ता जब ट्रेंड ऊपर की तरफ, तेजी तेजी तेजी, किन कंपनियों पर पड़ेगा असर सोना चांदी की तेजी के? आशीष बताइए। सर तीसरा हफ्ता लगातार तेजी देखी जा रही है। सोना 50,000 के पार निकला, चांदी भी देखें तो 64,000 के पार है। आज थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्ते से काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप पिछले हफ्ते का भी देखें तो एक हफ्ते के अंदर गोल्ड में करीब 2.7% और सिल्वर करीब 1% की तेजी जो है ऑलरेडी दिखा चुका है। अब इसके पीछे का कारण तो देखिए सभी जानते हैं, जिस प्रकार से ग्लोबल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, यूएस यूक्रेन के बीच में जिस प्रकार के खबरों का फ्लो है, इसका असर जो आपको बुलियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी ग्लोबली भी अगर आप देखें तो कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। कनाडा में भी जो है फ्रीडम कॉन्वॉय का प्रोटेस्ट चल रहा है और भी ग्लोबल कुछ दिक्कतें हैं। तो इसके चलते जो है एक सेफ हेवन, एक सेफ बेट जो है फिलहाल के सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर जो है साबित हो रहे हैं। और इसके चलते आप देखेंगे तो जो ETF की वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले एक हफ्ते में जो गोल्ड भी काफ़ी पॉपुलर ETF है इंडिया में, यहाँ पर भी देखें तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है।
और सोना फिलहाल अगर आप देखें तो करीब करीब 9 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है। और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जो होता है चांदी का, तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप सोने के जो फायदे हैं इसको डिकोड करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ज्वेलरी कंपनीज, क्योंकि बहुत ही सरल है कि इनको इन्वेंट्री गेन हो जाता है, और दूसरा कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं इनको कोई बड़ा फायदा तो नहीं होता, लेकिन ये जो टोटल लोन दे पाते हैं वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, यानी एलटीवी जो है वो ज़्यादा डिस्बर्स कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो चांदी में, हालांकि चांदी में अभी तक कोई बड़ी तेज़ी आई नहीं, लेकिन अगर चांदी में बड़ी तेज़ी आती है और आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान जिंक से बेहतर कोई स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखें तो कंपनी की जो है 13% आय जो है वो चांदी से आती है, और भारत में चांदी का सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है। तो ये कुछ स्टॉक हैं सर जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए साफ तौर पर इस वक्त सोने चांदी की तेजी का फायदा हिंदुस्तान जिनको तो चांदी का सीधा सीधा मिल जाता है। गोल्ड लोन कंपनी को भी इनडायरेक्टली मिल जाता है, उनके लिए थोड़ी सी लोन वैल्यू बढ़ जाती है, उनके लिए है ही है। तो ये सारी की सारी रिसर्च आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त अब आशीष की तरफ से। ओके, आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले कि कुछ और आपके लिए बिगुल हो से एक काम करते हैं। कुणाल जी, राकेश जी आपको एक स्पेशल पिक देने की तैयारी में, तब तक आशीष बैन से बेनिफिट भी आज आपको देना है, मालूम है ना? यस सर, रेडी है। रेडी 2 है बैन में, रेडी है? 2 है सर। बिगुल? बिल्कुल। तो बैन से बेनिफिट बताइए, एस्कॉर्ट्स और इंडिया बुल्स। कोई बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन लिस्ट डबल हो जाएगी। 2 है, 2 और आ रहे हैं। पीएनबी एक्सपायरी के ठीक पे ला रहे हैं। अच्छा, 100% हो गई है सर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। काफी देर से देख भी रहा हूँ तो पोजीशंस बढ़ ही रही हैं, घट बिल्कुल नहीं रही हैं। सन टीवी ये भी सर है ना, थोड़ा सा रिजिड है, ये एक बार आ जाए तो थोड़े दिन बने ही रहता है। तो यहाँ पर करीब करीब 97% है सन टीवी की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो। पीएनबी तो आ ही रहा है, सन टीवी की प्रोबेबिलिटी, बाकी एस्कॉर्ट्स अभी तक 87% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 85 है। तो दोनों स्टॉक जो बैन में है वो तो बैन में बने रहेंगे, 2 नए स्टॉक जो है वो उनकी एंट्री होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त लंबे समय बाद एंट्री हो रही है ना, अभी रिसेंटली तो एग्जिट ही हो रही है। एग्जिट आई नहीं। हाँ, और इस सीरीज में देखें तो बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हुए हैं जिनकी एंट्री हो रही है, बहुत खाली पड़ी हुई। एक तो क्या है, बजट वाला था, तो पहले बहुत ही मतलब हाँ, वो ऐसा है कि पोजीशन थी नहीं। अब छोटी सीरीज भी है, इतना सा तो फरवरी का महीना होता है, है ना, और उसमें 24 को ही खत्म। नहीं तो हम तो 28, 29, 30, 31 तक करते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाजार में एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो है डाउ को लेकर। थोड़ी देर में आएगी जी, लेकिन मैं बता दूं क्या आएगी। डाउ का और निफ्टी का क्या कनेक्शन, बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो है ही है, रोज ही देखते हैं हम। रोज बाजार बंद होता है, उसके बाद सुबह शाम को हम मुंह खोल के डाउ और एसजीएक्स निफ्टी देखते रहते हैं, किधर गया। सुबह भी यही करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग कनेक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं डाउ और नेस्डैक का, तो वो मिस मत कीजिएगा। इस बीच डाउ धीमे धीमे अच्छी मजबूती पकड़ रहा है, अब वापस से 150 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिख रहा है, तो करीबन थोड़ी थोड़ी खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आ रही, तो ये एक अच्छा संकेत है उसके लिए यहाँ पर आता हुआ है। बढ़िया। तो चलिए थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आते हैं आपके लिए, और बात भी करेंगे इन स्टॉक्स के बारे में। आइए, उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूवमेंट अभी अभी आते हुए दिख रहा था और एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी थी, एक स्पेशल पिक भी लेंगे राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। मूवमेंट आपको बनते हुए दिखा है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में और टोरेंट फार्मा में, साथ ही इप्का लैब्स में। तो नजर रखिए, कुछ कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आ रही है। सिटी साहब भी एरएस लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। सिटी साहब, टोरेंट फार्मा पर कोई राय रखते हैं? यूजुअली इतनी चर्चा में नहीं आता है, बट जो आज का स्पाइक है और 3% की मूव दिखा रहा है टोरेंट फार्मा, जरा इस पर अपना व्यू दें सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और आज का जो मूव है मुझे लगता है कुछ खबरें जरूर आनी चाहिए इस स्टॉक में। और बाकी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है इन लेवल्स पे, जो कि बाजार में गिरावट के दौरान अब इन लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल एक खरीदारी करने का मौका है। शॉर्ट टर्म में भी जिस तरह का मोमेंटम देखा जा रहा है, यहाँ से अच्छे अपसाइड इवन इन द शॉर्ट टर्म देखे जा सकते हैं। बाकी मीडियम से लंबी अवधि के लिए तो स्टॉक अच्छा है। ओके, मीडियम से लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है टोरेंट फार्मा, हेस्टर बायो, सोलारा एक्टिव, इप्का लैब्स, ग्यूफिक बायो, जुबिलेंट फार्मोवा, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको इस समय खरीदारी बनती हुई दिख रही है। तो चुनिंदा फार्मा शेयर्स में इस समय मूव आ रही है और हेस्टर बायो तो ऑफ कोर्स जो हमने अभी बात करी थी उसके बाद से रिएक्शन भी उस पर आते हुए दिखा। इनफैक्ट हेस्टर बायो पर एक बार बंसल जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। बंसल जी, हेस्टर बायो का चार्ट देखें, 6% ऊपर सर।
दीपांशु बिल्कुल ऊपर आया हुआ है स्टॉक। जिनके पास है होल्ड की राय है दीपांशु, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में ऊपर की तरफ देखें तो 2550 काफी एक अहम हर्डल है। ये लेवल्स टूटे तब निवेश करना चाहिए। जिनके पास है बने रहे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है और मुझे लगता नहीं है कि एज ऑफ नाउ जो ऑनगोइंग मोमेंटम है वो मोमेंटम 2550 के लेवल को ऊपर में तोड़ेगा। तो जिनके पास है ऊपर में 2500 2520 के टारगेट रखें और उन स्तरों के अराउंड मुनाफा बांधना चाहिए। बढ़ी जा रहा है बिल्कुल। वरुण की रिसर्च के बाद हाँ बिल्कुल, तो वरुण इंटरेस्टिंग है। और फिर वरुण आगे एक और रिसर्च लेकर डाउ का निफ्टी कनेक्शन या निफ्टी का डाउ कनेक्शन अलग तरह वाला। तो आइए चलते हैं एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। तो अनिल जी यहाँ दो कनेक्शन है, एक तो डाउ का डाउ से कनेक्शन और डाउ का निफ्टी से कनेक्शन। तो पहले डाउ का डाउ से बताओ। तो अनिल जी अगर मैं ये कहूँ कि डाउ जोन्स बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से ज्यादा गिरावट नहीं होगी तो क्या बात है। राइट अनिल जी। अनिल जी दरअसल हमने अक्टूबर 2021 से अब तक का ट्रेंड निकाला है कि डाउ जोन्स का, कि डाउ जोन्स कहाँ बॉटम आउट होता है। अक्टूबर 2021, हाँ पिछले अक्टूबर से अब तक का, यानी कि आप समझ लीजिए कि करीब 4-5 महीने के आसपास का ट्रेंड निकाला और ये देखने की कोशिश की कि डाउ जोन्स कहाँ पे बॉटम आउट होते हैं और उसके बाद किस तरह की रैली डाउ जोन्स में आती है। तो एक लेवल है, याद रखिएगा इसको, 34,000। जब डाउ जोन्स इस लेवल के या इस लेवल के आसपास आता है तब डाउ जोन्स बॉटम आउट हो जाता है और वहां से करीब 2 से 2,500 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो डाउ जोन्स में होती है। आप देखिए 4 अक्टूबर 2021 34,000 पे डाउ जोन्स आके बंद हुआ था, क्लोजिंग लेवल बता रहा हूं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन वे रैली देखने मिली। 8 नवंबर 2021 को 36,432 पे डाउ जोन्स पहुंच गया, यानी कि करीब 2,430 पॉइंट की रैली। फिर 1 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 34,022 पे क्लोजिंग दी थी डाउ जोन्स ने। वहां से फिर वन वे रैली देखने मिली 36,800 तक की 4 जनवरी तक। इसके बाद 27 जनवरी को 34,160 फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ से एक तगड़ा बाउंस बैक देखने मिला और फिर रैली आई 35,768 तक की। यानी कि करीब अगर इन रैलीज को आप देखेंगे तो कम से कम 1,600 पॉइंट की और ज़्यादा से ज़्यादा करीब 2,700-2,800 पॉइंट के आसपास की रैली जो है 34,000 के लेवल के बाद से डाउ जोन्स में देखने मिलती है। सिर्फ ये नहीं, निफ्टी का इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है, सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 380 पॉइंट की रैली देखने मिली। 1 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में 638 पॉइंट की रैली जो है वो निफ्टी में देखने मिली और 27 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में 354 पॉइंट के आसपास की रैली देखने मिली। यानी कि यहाँ से डाउ गिरेगा तो कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट, लेकिन यहाँ से बढ़ेगा तो कम से कम 2,000 पॉइंट के आसपास की रैली जो है वो डाउ जोन्स में आ सकती है। ये ट्रेंड कह रहा है और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में आप पकड़ के चलिए 300 से 400 पॉइंट के आसपास की रैली जो है वो ड्यू है। पहली चीज जो भी 34,000 का लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस इंट्राडे में नीचे जा सकता है। इंट्राडे में नीचे जा सकता है अनिल जी, बराबर है बेसिस पे। हाँ, और निफ्टी में जो मैं कह रहा हूँ ना, रुको एक मिनट हम है 34,312 पे 312, तो क्लोजिंग बेसिस पे 300 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क दाव में नहीं है। ठीक है, राइट, परफेक्ट। आमतौर पर जब 34,000 पर सपोर्ट लेकर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है अनिल जी? सबसे कम जो बढ़ा है अक्टूबर से अब तक वो है 1,600 पॉइंट, मतलब 5% तो बढ़ ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, बराबर है, 5% की तेजी तक। तो ये तो डाउ की बात होगी। अब 34,000 के नीचे बंद हो तो ही डाउ में नया ब्रेकडाउन है। हाँ, तो ही ब्रेकडाउन है, बराबर है। अदरवाइज 5 महीने में बार 34,000 से घूम के 35,500 और ऊपर में 37 तक भी गया है। हाँ, ऊपर सबसे ज्यादा गया 36,800। हाँ, वही 36,800 37,000 तक, बराबर। तो जो वन वे रैली हुई है, हाँ, 5 से 9% तक की तेजी डाउ में बनती 34,000 पे सपोर्ट लेकर। तो डाउ की रिस्क 300 पॉइंट की और बची है। ये एक बार डेटा। अब चलो, ये तो डाउन साइड रिस्क की बात हुई। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर डाउ 34,000 के नीचे बंद हो तो ही आप रिस्क में आ रहे हैं। अगर 34,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। क्लियर है? राइट। अब आइए निफ्टी का कनेक्शन बताइए। तो निफ्टी में अनिल जी जैसे कि मैंने कहा कि करीब 300 से 600 पॉइंट के आसपास की रैली देखने मिली इस बीच में। अगर डाउ 5% चलता है तो आप ये मान लीजिए अनिल जी कि निफ्टी जो है उसमें करीब 2 से 3% के आसपास की रैली होती है। जैसे कि अक्टूबर में जो मैंने कहा, सबसे पहले डाउ 7% चला, निफ्टी 2%, उसके बाद डाउ 8% चला, निफ्टी 4%, उसके बाद डाउ जो है 4.7% चला तो निफ्टी 2% चला। तो कम से कम हम आधा चलते हैं। हाँ, आधा तो चल ही लेते, आधा तो कम से कम चलते हैं।
तो इस हिसाब से अगर मिनिमम 5% भी डाउ बढ़ता है तो हमारी 2% की तेजी, 2% का मतलब हो गया 350 पॉइंट। ठीक है, 350 पॉइंट का मतलब 17,300 से 350, वही 17,639 जो वहां तक आया था, उतनी जगह तो कम से कम बनती है। वहां से हम रिव्यू करेंगे। और हमारे लिए कंडीशन क्या है, फिर हमारे लिए कंडीशन है कि हमें 17,200 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, या रादर 17,100 एक्चुअली, 200 पॉइंट नीचे की रिस्क है और 350-400 पॉइंट अपसाइड है। ये हमारे लिए निफ्टी में बनती है। और डाउ में 300 पॉइंट की रिस्क है, लेकिन अपसाइड वहाँ पर ज़्यादा है जी, 1400-1500 पॉइंट की अपसाइड है। इंटरेस्टिंग है। तो ये रिसर्च जोरदार है। और आप देखिए, बात करते करते डाउ फ्यूचर्स फिर से मजबूत हो गए। जो 100 पॉइंट ही थे ऊपर, अब 140 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर हुए। तो ये आप देखिए मजबूती आती दिख रही धीमे धीमे। रिसर्च तो बढ़िया है ये। तो ये अब हम अपनी मार्केट का तो बॉटम पकड़ते हैं, अब तो डाउ का भी बॉटम पकड़ने लग गया। कोई आप में से कोई देखता है डाउ के चार्ट्स? विश्वेश जी या कुणाल जी, राकेश जी, किसी की नज़र है ये जो हमारे टीम ने पूरा डेटा क्रंचिंग करके जो डाउ का मूवमेंट निकाला है कि कैसे डाउ 34,000 के आसपास ले रहा है? तो देखा, आप देखते हो तो ये हाथ खड़ा करना नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स भी देखता हूँ इसलिए मुझे बड़ा माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिल जी, हाँ जी कुणाल जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं जी। कुणाल जी, अनिल जी देखिए, रोज सवेरे डाउ जोन्स देखते हैं अनिल जी, रात में बंद होते समय देखते हैं, तो डाउ जोन्स का चार्ट तो अनिल जी हर एनालिस्ट को कंठस्थ होता है अनिल जी। तो डाउ जोन्स बिल्कुल अनिल जी 100% सही रिसर्च है, पूरी तरह मैं सहमत हूं। 34,000 में एक और ब्रेक लेवल है और जून 2021 के बाद 34,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया डाउ जोन्स ने। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं अनिल जी, अभी तक जो फॉल आ रहे थे, सारे फॉल्स में हमने देखा कि डाउ भी गिरा, लेकिन नेस्डैक डाउ के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरा। लेकिन अभी ये जो फॉल आया अनिल जी, इसमें नेस्डैक ने स्टेबिलिटी रखी है। तो मुझे लगता है अनिल जी डाउ जोन्स का बॉटम पूरी तरह बन चुका है। 34,000 का लेवल अगर डाउ जोन्स होल्ड करता है तो एक बड़ी रैली बनेगी और दुनिया भर में भी एक रिलीफ रैली ड्यू है अनिल जी, मुझे लगता है आती हुई दिखेगी। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। विश्वेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, मैं दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहले तो क्लोजिंग बेसिस जो ये लेवल है 34,000, ये विथ टाइम ऊपर गया है। तो और इंट्राडे की जो इसकी जो रेंज है ये 33,400 तक जाती है। तो मतलब इंट्राडे में 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि हम 34 तोड़ के एटलीस्ट 400-500 पॉइंट गिरते हैं। सेकेंड चीज़, ये डेटा जो है मेरे हिसाब से अनिल जी स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए इसको। आई थिंक काफ़ी सारे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जून, अगस्त, जुलाई, ये जो लास्ट 8 महीने का है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है डाउ में। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 34,000 मेजर सपोर्ट है। लेकिन जैसा आपने बहुत अच्छे से पकड़ा और मैं उस वक्त बहुत खुश हो गया कि आपने बोला 34,000 गया। तो अनिल जी, ये जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे मतलब आप सिंपल क्लासिकल टेक्निकल एनालिस्ट के इसको ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बोलते हैं अनिल जी, और ये काफी डरावना है मेरे हिसाब से। तो अपेरेंटली 34,000 जिस दिन टूटेगा अनिल जी, ये फॉर्मेशन टूटेगा तो है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है 34,000 टूटेगा, हम 33,700 तक जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन 34,000 तो टूटेगा ही टूटेगा अनिल जी। अच्छा, लेकिन 34,000 टूटेगा भी तो 300 ही तो और नीचे जाएंगे, 33,700 है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं अनिल तो जी द लोएस्ट अभी जो बना था 25 जैन का लो, वो 33,100 तक था अनिल जी, इंट्राडे में। हाँ, इंट्राडे में। और सिमिलर देखिए अनिल जी, मैं ब्रॉडली एक चीज बता रहा हूँ, जो कंसर्न्स है वो रियल है, कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग जो है वो रियल है, एंड दैट इज द रीजन क्रिप्टो नीचे आ रहा है, दैट इज द रीजन गोल्ड वापस ऊपर जा रहा है। इफ फेड स्टार्ट्स रेजिंग इंटरेस्ट रेट अनिल जी, पूरी लिक्विडिटी ड्रिवन जो रिस्कियर एसेट क्लास है, देयर विल विटनेस अ मैसिव अनवाइंडिंग। मुझे ऐसा जितना समझ में आता है, मैंने जो स्टडी किया है, अगर इमर्जिंग मार्केट में से ये जो पैसे जा रहे हैं, दैट इज अ प्योर प्ले ऑफ लार्जर फंड seeking more opportunity और probably they are seeing, उन्होंने लेस पैसे लेके आए थे, यहाँ पे आर्बिट्राइज कर रहे थे। अब अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे तो उनका आर्बिट्राइज से जो पैसा आ रहा था वो सेट ऑफ नहीं कर रहा है कंपेयर टू द कॉस्ट। मुझे लगता है अनिल जी आरबीआई शुड रेज इंटरेस्ट रेट, और हम जो रिस्कियर सिनेरियो देख रहे हैं अनिल जी, रियल इंटरेस्ट रेट्स आर रियली नेगेटिव। मतलब आप इन्फ्लेशन 5-6% चल रहा है ग्लोबल मार्केट में और इंटरेस्ट रेट अगर ऑलमोस्ट वर्चुअल 0 चल रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक अक्रॉस
across the world will start raising interest rate, liquidity will suck out of the world market. We are looking for a very deep correction. और ये जो वरुण ने बताया, मैं काफी टाइम से इसको वॉच करता हूँ अनिल जी, 34,000 तो टूटना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो बड़ा लेवल है मेरे हिसाब से वो है 33,000, और इसको मतलब आप बड़े चार्ट पे, बड़े स्क्रीन पे आप खुद भी चार्ट देखेंगे तो आपको समझेगा कि 33,000 शुड बी द मेक और ब्रेक लेवल जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, चलो ठीक है, अलग अलग राय है, तभी कमाल है। इस बीच सोना भी सुधरता हुआ दिखा है, रुपया सुधरता हुआ दिखा है, तो संकेत तो सारे मजबूती के आ रहे हैं। अभी आप देखिए, बस एक ही संकेत ऐसा खराब दिख रहा है कि 17,300 के ऊपर फाइनली आज क्लोजिंग हफ्ते के आखिरी दिन नहीं हो रही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो गोल्ड आपके लिए कमज़ोर होता दिख रहा है। गोल्ड तब कमज़ोर होता है जब आपको टेंशन में कमी आते हुए दिखे। डॉलर तब कमज़ोर होता हुआ दिखता है जब आपको टेंशन में कमी आती हुई दिखे। तो गोल्ड में गिरावट है, डॉलर में कमज़ोरी है, और डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसे तो कोई पैनिक वाली बात तो ग्लोबल मार्केट से दिख नहीं रही। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अब तक का आपके सामने। बिल्कुल, चलिए ये है आपके लिए पूरा एक्शन। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का, और वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। मॉर्निंग में यही लेवल्स के आसपास थे, निफ्टी का कॉल हमने रेकमेंड किया था इनफैक्ट, और 17,400 के आसपास के टारगेट से हमारे स्पॉट पे इनफैक्ट 17,380 के आसपास दिखा भी, और वो उसमें अच्छी बढ़त देखने मिली। अब जो एक स्ट्रैटेजी है दीपांशु, ये फिर से एक लॉन्ग ट्रायंगल है, बट दिस टाइम इट्स नॉट ऑन निफ्टी, इट्स ऑन HDFC बैंक। कीपिंग इन माइंड द रिस्क और कैश का ऑप्शन में ये इनिशिएट करने की मेरी सलाह है। 1480 का पुट आप खरीदे, ₹7.55 पे ट्रेड कर रहा है, एंड 1540 का आप कॉल ऑप्शन खरीदे जो करीब अभी आपको ₹5.90 पे मिलेगा। इसका टोटल जो हो रहा है वो ₹13.45 का हो रहा है, 13.45 पे। सो दीपांशु, मैं फिर से लेवल्स आपको बताता हूँ। 1540 का जो कॉल है आप ₹5.90 पे खरीदे, एंड 1480 का जो पुट है वो ₹7.55 पे खरीदे। 13.45 का आपका टोटल जो है वो लागत होगी कॉल एंड पुट दोनों खरीदने की। एंड इसमें आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा वो है 5 पे, ₹5 का अगर टोटल हो जाता तो आप एग्जिट कर लीजिए। एंड इसका जो ब्रेक इवन होगा आप ये ऐड कर दीजिए, ऊपर में आपको 1550-53 के ऊपर आपका ब्रेक इवन होगा, नीचे में 1467 अप्रोक्सीमेटली उसके नीचे आपका ब्रेक इवन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाहर आपको निकलने देखने मिलेगा। 4 दिन है, 5 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, मे बी क्लोजिंग बेसिस और समथिंग लाइक दैट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड मूव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी नेगेटिव है, बट देन आई थिंक HDFC बैंक में कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का तो एक मूव एवरेज आउट आना चाहिए नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मतलब या तो ये 1510 वाला 1600 हो जाएगा या तो 1400 हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक। वो हो जाता है तो इसमें एक अच्छा मुनाफा में देखने मिल सकता है। आप टारगेट्स क्या रखे? 5 का स्टॉप लॉस रखा है तो हमने, तो पहला टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 22 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 28 का। 22-28 ये दो टारगेट रखे, 5 का स्टॉप लॉस, 13.45 का टोटल लागत रहेगी। अब कॉल और 1480 का पुट दोनों खरीदे HDFC बैंक में, ये राय है जय की तरफ से। ₹14 की कॉस्ट आएगी, ₹5 का स्टॉप लॉस, 22 और 28 के टारगेट के लिए। आइए, तैयार है जय ठक्कर, नहीं सॉरी जय तो तैयार ही थे, विश्वेश जी तैयार है। विश्वेश का विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, 2-3 दिन पहले जो रैली आई थी निफ्टी में 500 पॉइंट की, उसकी वजह से काफी सारे स्टॉक्स ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब पूरा मार्केट आप समझ सकते हो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। और मतलब अगर वरुण रिसर्च कर सकता है तो ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि 200 डीएम पे जब पूरा मार्केट होता है और उसके बाद अगर 5-10 दिन में वो टूट जाता है तो क्या होता है, और नहीं टूटता है तो क्या होता है। तो मैं सारे वही स्टॉक अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, वेदर वो पिरामिड एंटरप्राइज हो गया या अपोलो हॉस्पिटल हो गया, जो 200 डी में टच करने के बाद साइडवेज हो गए और अब शायद अलोंग विद मार्केट सिग्नल दे रहे नीचे गिरने के। तो शॉर्ट करना है मेरी ओर से वो है अपोलो हॉस्पिटल। 200 डीएमए पे आया, सपोर्ट लिया, ट्रायंगल बना, अब
वो उसका ब्रेकडाउन देने की तैयारी है। तो मुझे लगता है अगर ग्लोबल मार्केट वीक होता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल है। 4470 के आसपास चल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 4560 का, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए के अंदर का। ऑन दी डाउन साइड टारगेट 4320 और 4200 के है। मुझे लगता है 4000 के नीचे भी जा सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी दिया डाउन साइड, तो ये सारे स्टॉक जो 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहे हैं वो सभी एक दिन में ट्रैक डाउन हो जाएंगे। तो ये देखना जरूरी होगा। लेकिन अगर मार्केट नहीं देता है तो थोड़े साइडवेज हो जाते हैं या फिर पुल बैक कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, माई गट फील सेज कि मार्केट इज पेंडिंग फॉर वन डाउन साइड रिएक्शन। के आसपास आया, सपोर्ट लिया, फिर ट्रायंगल बनाया, फिर गिर गया। ऐसा कुछ बोल रहे थे अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। सवाल कुणाल जी आपसे ये है, क्या बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह से ट्रायंगल बनता है वैसे चार्ट पे भी ट्रायंगल बनना उतना ही इंपॉर्टेंट है? और जब चार्ट पे भी ट्रायंगल बनता है तो इतनी समस्याएं बढ़ जाती है? हाँ कुणाल जी। अनिल जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी आप। देखिए अनिल जी, कल आप कह रहे थे कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है अनिल जी, लेकिन अनिल जी जितनी बढ़िया ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आप करते हैं अनिल जी, उसी तरह आपको चार्ट्स के बारे में भी पूरा ज्ञान हो गया अनिल जी। अब ये तो फालतू वाली आती, पढ़ाई वाली नहीं आती। मैं वो बता रहा था, तो वो पढ़ाई वाली कम आती है, ये वाली तो बहुत सारी आती है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ट्रायंगल जहां भी बने वहां सावधान रहिए। ऐसा विश्व जी ने हमें अपनी दार्शनिक भाषा में समझाया है कि किसी का चीज का ट्रायंगल ठीक नहीं है। करेक्ट है ना? विश्व जी, जब भी ट्रायंगल बने तब मंदी होगी, बराबर है? नहीं ऐसा नहीं है। ट्रायंगल क्या होता है, साइकोलॉजी समझिए। ट्रायंगल इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। डिमांड मतलब बायर और सप्लाई मतलब सेलर। तो अगर ट्रायंगल बना है, और अनिल जी ऐसा कहा जाता है भाव भगवान है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि बायर और सेलर की वॉर चल रही है। वो वॉर का मतलब है बायर वांट्स टू लीड द प्राइस, उनको लगता है ऊपर जाएगा। सेलर थिंक्स दैट द वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव, वो बेच रहा है। तो जब भी ये इम्बैलेंस जो है वो आइदर साइड ब्रेक होता है तो ट्रेंड उस साइड मूव करता है। तो ट्रायंगल और फॉर दैट मैटर एनी कंसोलिडेशन अनिल जी इज अ वेरी सिंपल वे में अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। आइदर साइड ब्रेकडाउन जब आता है तो वो ट्रेंड लाता है। तो ट्रायंगल जब भी बनता है अनिल जी, तो दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सल होता है और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन। इन दिस पर्टिकुलर केस अपोलो हॉस्पिटल 5800 से 42 आया, 42 के बाद अनिल जी उठ नहीं रहा है और वो ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल का मतलब है एक रेंज में। अब अगर ये रेंज टूटेगी अनिल जी तो ये लंबे से जाएगा। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड प्लस ट्रेंड जो है वो डाउन है, तो कंटिन्यूएशन में नीचे जाना चाहिए। तो इसके डेफिनेशन और इसके इंटरप्रिटेशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। इन दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन मेरा इंटरप्रिटेशन वीकर साइड है। ओके, तो क्लियर है ये। आइए फाइनल कुछ मिनट्स जी की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी लेते हैं। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ग्लोबल पिक्चर ठीक ठाक दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स ऊपर है। रशिया के बाजार नीचे से सुधरते हुए दिख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, वो अपनी पार्लियामेंट में बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख रशिया के सोल्जर्स उनके बॉर्डर के आसपास हैं। और क्योंकि ड्रिल्स चल रही हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कुछ और सोल्जर्स भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। हमें क्या करना है सर? देखो खराब क्या हो रहा है जी, 17,300 के नीचे बंद होंगे जी, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में हम उसके नीचे रहे। 17,300 के ऊपर एक बार निकले 3 बजे, बिल्कुल वापस नीचे आ गए। तो क्लोजिंग आज थोड़ी अच्छी नहीं हो रही जैसी चाहिए मुझे जी। शॉर्ट टर्म वाली क्लोजिंग 17,300 के नीचे खराब है। एक्चुअल खराब 17,100 के नीचे, पहली चीज, ठीक है वन। सो इसलिए टेक्निकली थोड़े से हम कमजोर बंद हो रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा है, डाउ फ्यूचर 150 ऊपर है, इनफैक्ट थोड़ी और मजबूती बढ़ा ही रहे हैं। रशिया में प्रॉब्लम नहीं है, सोना नीचे आ गया, कच्चा तेल नीचे आ गया। तो बाकी फैक्टर्स आपको इस और इशारा कर रहे हैं कि खराबी नहीं है। ठीक है, अब 3 दिन में सोमवार सुबह तक क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ना मुझे पता ना आपको पता है, जिसको पता है वो जाने। सो हमें कुछ नहीं करना, जो पुराना आपके पोजीशन है वो संभाल लो, वैसा वही बहुत है। अगर आपको डर लगे तो हाई प्रीमियम देकर पुट और कॉल जो खरीदना है खरीदो लॉन्ग शॉर्ट पे। किधर भी ऊपर गैप से 150-200 ऊपर नीचे खुल सकता है, हो सकता है फ्लैट भी खुले। क्या होगा सोमवार को इसका पता नहीं, इसलिए जिस चीज़ का पता नहीं उधर जाना क्यों। तो कुछ मत करिए, जो पोजीशन है उसे संभालिए, उसकी जो भी आपको हेजिंग करनी कर लीजिए, नया कुछ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। डन सर, नथिंग न्यू ना करने क्यों करना है। आज भाई आपने कल कुछ नहीं किया, आज सुबह 70 नीचे मिला ना,
और मिलते ही हमने बोला कि जहाँ खुले वहीं खरीदो। तो हो सकता है सोमवार को अगर मौका दे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, क्यों 3 दिन की रिस्क रखनी है। अंडरस्टूड सर। आइए एक फाइनल कॉल जय की तरफ से। जय क्विकली बता दें, 50 सेकंड बाकी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, आईटी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी की क्लोजिंग जो हिसाब से विप्रो का आप 560 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए, 10 रुपए पर मिल रहा है। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, 10 रुपए पे 560 का कॉल खरीदे, 4 रुपए 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाइए दीपांशु। 18.5 एंड 23, 18.5 और 23, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है 580-90 की रेंज टेस्ट कर सकता है। आईटी इज दी ओनली सेक्टर जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है बाउंस देखने मिल सकता है। एंड मॉर्निंग में टेक महिंद्रा दिया था, उसमें अच्छा मूव देखने मिला। अब विप्रो का 560 आपके लिए विप्रो पर कॉल जय की तरफ से। आखिरी 10 सेकंड बाकी बाजार बंद होने के लिए, और हल्की सुस्ती के साथ निफ्टी बंद हो रहा है, हल्की तेजी के साथ बैंक निफ्टी एक तरह से सपाट ही बंद हो रहे हैं। वॉलेटाइल ट्रेड रहा। कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, बजाज ऑटो, कोटक बैंक, एलएनटी टॉप गेनर्स रहे आपके लिए। दूसरी तरफ डिवीज, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, सिप्ला, एमएनएम, यहाँ पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार में भी आज थोड़ा एक्शन ज्यादा था, काफी सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया। अंबुजा नतीजों के बाद 6% नीचे, मदरसन, फर्स्ट सोर्स, पीरामल, चंबल, एस्ट्रल, डिक्सन और सिंजीन में बड़ा ब्रेकडाउन आया, 5 से 3% तक की गिरावट। वही सरप्राइजिंग आउट परफॉर्मर इंडिया सीमेंट्स, वोल्टास, टोरेंट फार्मा, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर लाल, मुथूट, आईसीआईसीआई प्रू, इप्का लैब्स और इंटेलेक्ट। कुछ मिड कैप्स में आज आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा, बट एंड ऑफ डे अनिल जी एक तरह से लगभग एकदम सपाट क्लोजिंग है, और 30 पॉइंट नीचे निफ्टी, 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी प्रोविजनल लेवल पर। ठीक है, थोड़ा नीचे बंद हुआ, 17,300 के ऊपर चाहिए थी, लेकिन नीचे नहीं देखते हैं। कोई 25 पॉइंट भी थोड़ा बॉर्डर ही होता है। देखते हैं मंडे को क्या कुछ होता है, उस पर करेंगे फोकस। लेकिन इस बीच कमोडिटी बाजार में भयंकर एक्शन है, और गोल्ड और कच्चा तेल दोनों ही के लिए ये हफ्ता बड़ा एक्शन वाला रहा है। सोना 13 महीने बाद 50,000 के ऊपर पहुंचा, अभी थोड़ा थोड़ा नीचे आया, लेकिन पहुंचा था, काफ़ी टिका भी। कच्चा तेल भी भारी उतार चढ़ाव में रहा। अब यहाँ से दोनों में कैसी रहेगी आगे चाल बताएंगे कमोडिटी बाजार की हमारी खास पेशकश। 4:26, गोल्ड या क्रूड, बुल या बत्ती गुल। वाह, चलिए, तो ये है आपके लिए खास शो। आज मनी गुरु में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 2 ऐसे सफल इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने कम उम्र में अपनी मेहनत के और क्रिएटिव आइडियाज़ के दम पर न सिर्फ कामयाबी को छुआ, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में लाखों दिलों का दिल जीता है। छोटे से आइडिया से बड़ा बिजनेस खड़ा करना आप भी चाहते तो शाम 6:30 बजे मनी गुरु में ज़रूर देखिए। सफलता की कहानी इन्फ्लुएंसर की जुबानी। हमारे साथ होंगे चाय वाला के MBA चाय वाला के नाम से मशहूर और फाउंडर प्रफुल्ल बिल्डोरे, और सोशल मीडिया फिन्फ्लुएंसर के तौर पर मशहूर taxationhelp.in की CEO नेहा नागर। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम 6:30 बजे। और यूक्रेन से आती हर खबर ये साफ कर रही है कि पश्चिमी देशों के साथ पुतिन कोई ज़बरदस्ती माइंड गेम खेल रहे हैं। क्या वाकई में पुतिन युद्ध चाहते हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या है उनका प्लान? आखिर क्यों पूरा तनाव अब दोनबास इलाके में शिफ्ट हो गया है, इसका करेंगे विश्लेषण 360 डिग्री। अफवाह हजार, पुतिन तैयार, ये है आज का पूरा का। और टैक्स की पाठशाला जो आज हमने की थी कि अगर आपके इस साल की बाजार की कमाई पर टैक्स किस तरह से लगना है, क्या लगना है, तो वो आपने मिस किया, कोई बात नहीं। शनिवार रविवार को भरपूर उसके पुनः प्रसारण है, जो आप देख सकते हैं शनिवार को सुबह 10 बजे, दोपहर 3:30 बजे और रात 8:30 बजे। ये शनिवार को है। रविवार को भी इसी तरह की आपके सामने होंगी कुछ और वक्त जिनमें आप देख पाएंगे। शनिवार आगे, रविवार का भी आ गया, सुबह 11:30 बजे, रात 8 बजे टैक्स की पाठशाला देख लीजिएगा आप ज़रूर। ओके, फाइनली 17,276, 28 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, 59 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स, और सबसे ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से बंद हुआ है ऊपर बैंक निफ्टी, 67 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, मिला जुला सा ये है आपके लिए कारोबार, ऐसा है। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ इस वक्त। परफेक्ट। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, सिमी जी, सेठी साहब और जय ठक्कर साहब, नहीं हाँ जय भी है, और हाँ विश्वेश जी भी है। हाँ विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। अच्छा ये बताइए, आप सब में से कौन कौन पूरे वीकेंड पे रशिया और यूक्रेन की खबरों को ट्रैक करेगा, और आप में से कौन कौन ऐसा जो बोलेगा नहीं मैं तो सीधा सोमवार सुबह देखूंगा, जो दिन में 2 दिन में होना है हो जाए? तो पहले हाथ वो खड़ा करे जो पूरे वीक में ट्रैक करेंगे, वीकेंड पर ट्रैक करेंगे। कौन कौन ट्रैक करेगा?
पूरे वीकेंड पे कुणाल जी हाथ ऐसा सामने रखो, वो विंडो में कट जाता है, ऐसे सामने ऐसा सामने किसका हाथ दिख रहा है? कुणाल जी, सिर्फ कुणाल जी, सिर्फ कुणाल जी। बाकी सब लोग सीधा सोमवार सुबह। जबरदस्त, गजब के आदमी भाई साहब, सारा काम कुणाल जी के जिम्मे। चलो कोई बात नहीं, कुणाल जी प्रेसिडेंट भी आप ही बनेंगे, ये सब आपकी एसोसिएशन में नीचे रहेंगे। अरे इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ कुणाल जी बोलिए। अनिल जी इतना इंटरेस्टिंग है, युद्ध होगा कि नहीं होगा, पुतिन जी का अगला दाव क्या होगा, यूक्रेन की अगली चाल क्या होगी, नाटो अब क्या करेगा, इन सब के लिए इससे ज्यादा रोमांचकारी चीज क्या होगी? तो अनिल जी वीकेंड इसी में जाएगा। हाँ, इसके लिए सारे जनरल न्यूज चैनल्स देखते रहिएगा। किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है वहाँ पर, रोज सुबह हो जाता है, शाम को खत्म भी हो जाता है। अच्छा भाई देव कुणाल जी, आप सोचोगे मेरे तो नंबर बढ़ गए, कोई नहीं देख रहा मेरा अकेले, तो नंबर बढ़े तो आपके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। अब मुझे कोई भी अगर इस वीकेंड पर जरूरत पड़ी अपडेट की, कुणाल जी मैं कुणाल जी सीधा आपको फोन करके पूछूंगा, कुणाल जी ताजा अपडेट बताएं। मैं मेरे ऑफिस में न्यूज रूम में फोन नहीं करूंगा, सीधा कुणाल जी को करूंगा। तो हमारे वही कहावत है, जो बोले वही कुंडी खोले। कुणाल जी ने कर दिया। तो कुणाल जी, जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर आगे बढ़ाई जा रही है। चलिए विदा लेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। युद्ध रूस और यूक्रेन में हो रहा है, वो भी नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। कोई तो लड़ेगा, कोई तो प्रेम से रहेगा। तो आइए हम आप सब प्रेम से रहेंगे।